क्या होगा अगर एक साधारण जॉब चेंज आपकी पूरी किस्मत बदल दे? क्या होगा अगर नई नौकरी के साथ जाग उठे एक प्रलयकारी शक्ति? स्वागत है जॉब शिफ्ट राइज ऑफ द प्रलय सर्पेंट की दुनिया में, जहां फैंटेसी और साइंस फिक्शन मिलकर रचते हैं एक ऐसा ब्रह्मांड जो कल्पना से भी परे है। एक आम इंसान रोजमर्रा की जिंदगी में उलझा हुआ, लेकिन एक अनजाने जॉब शिफ्ट के बाद उसकी जिंदगी जुड़ जाती है एक रहस्यमयी सिस्टम से, और उसी पल जाग उठता है ड्रैगन प्रलय सर्प, एक प्राचीन विनाशकारी हरा ड्रैगन जिसकी शक्ति पूरी दुनिया को मिटा सकती है। लेकिन ये सिर्फ विनाश की कहानी नहीं है, ये है विकास, शक्ति और भाग्य के टकराव की कहानी। हर मिशन के साथ उसके स्टैट्स बढ़ते हैं, नई स्किल्स अनलॉक होती हैं, हिडन पावर्स सामने आती हैं। उसके साथ खड़ी है एक शक्तिशाली और निडर महिला योद्धा, सिर्फ साथी नहीं बल्कि उसकी बराबरी की ताकत। दोनों मिलकर उतरते हैं एक ऐसी जंग में जहां हाई वोल्टेज एंशिएंट पावर्स और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी टकराते हैं। हाई वोल्टेज हाई टेक बैटल सूट्स और सिस्टम एबिलिटीज का विस्फोट होता है। हाई वोल्टेज हिडन डायमेंशंस और अननोन एनिमीज सामने आते हैं। हाई वोल्टेज हर एपिसोड के साथ शक्ति का स्तर कई गुना बढ़ता है। जैसे जैसे प्रलय सर्प जागता है, वैसे वैसे नायक के अंदर भी जागती है एक नई महत्वाकांक्षा। क्या ये शक्ति दुनिया को बचाएगी या खुद दुनिया के लिए खतरा बन जाएगी? ये कहानी है पावर, डेस्टिनी और अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन की। ये कहानी है एक साधारण इंसान के असाधारण बनने की। अगर आपको पसंद है फायर सिस्टम बेस्ड एवोल्यूशन, फायर एपिक ड्रैगन्स, फायर साइफाई जोर फैंटेसी यूनिवर्स, फायर पावर ग्रोथ जर्नी, फायर सिनेमैटिक बैटल्स, तो ये सीरीज आपके लिए ही बनी है। स्पीच बलून अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं, आपके कमेंट्स हमें और भी ज़्यादा मोटिवेटेड करते हैं। थम्स अप का चिन्ह, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, बेल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई भी एपिसोड मिस ना हो। हेडफोन, बहुत जल्द हम इस सीरीज़ की सब्सक्रिप्शन बेस्ड ऑडियो सीरीज़ भी अपलोड करने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और इस महायात्रा का हिस्सा बनिए। स्वागत है फैंटेसी नॉवल वर्ल्ड में, जहां कहानियां नहीं बनती बल्कि लेजेंड्स जागते हैं। ड्रैगन 1, अध्याय 141, 1.5 सेकंड की सुवर्ण जड़ता। सर दोनों के बीच स्पष्ट रूप से 20 मीटर की दूरी थी, लेकिन जिस क्षण विजय कालिया ने अपना आक्रमण शुरू करने का निर्णय लिया, वह मानो पलक झपकते ही टेलीपोर्ट होकर रुद्रांश के ठीक पीछे जा पहुंचा। रुद्रांश की पीठ का असुरक्षित हिस्सा विजय की नज़रों में पूरी तरह से स्पष्ट था। बिना किसी हिचकिचाहट के विजय ने अपना खंजर उठाया और रुद्रांश की रीढ़ की हड्डी के ठीक बीचों बीच वार किया। इस प्रहार में उसने किसी विशेष कौशल स्किल का उपयोग नहीं किया था, लेकिन उसके दोनों खंजर हीरक श्रेणी डायमंड ग्रेड के शस्त्र थे। उनकी धार इतनी पैनी थी कि वह किसी भी साधारण रक्षा कवच को मक्खन की तरह काट सकती थी। यदि यह वार सफल हो जाता तो यह द्वंद्व युद्ध वहीं समाप्त घोषित कर दिया जाता। अखाड़े में मौजूद हर दर्शक की सांसें थम गई थीं। खचाक, धातु के टकराने की एक तीखी आवाज गूंजी। रुद्रांश ने अपना सिर तक नहीं घुमाया, उसने बस अपनी वज्र तलवार थंडर ब्लेड को अत्यंत फुर्ती से पीछे की ओर किया। उड़ती हुई चिंगारियों के बीच उसने विजय कालिया के उस घातक बैक अटैक को बड़ी सहजता से रोक लिया था। विजय ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उसका खंजर रुद्रांश की तलवार को पार कर आधा इंच भी आगे नहीं बढ़ सका। ये कैसे संभव है? विजय कालिया के चेहरे पर गहरे सदमे के भाव थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक पशुस्वामी बीस्ट मास्टर शारीरिक शक्ति के मामले में उसके जैसे पेशेवर हत्यारे के बराबर होगा। बाप रे, उसने सच में रोक लिया। क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? एक पशुस्वामी ने हत्यारे के पीछे से किए गए वार को निष्फल कर दिया। दर्शक भी समान रूप से स्तब्ध थे। अब तक पशुस्वामी पेशे की छवि बहुत कमजोर मानी जाती थी, एक ऐसा पेशा जो केवल अपने जीवों पर निर्भर रहता है। उन्होंने कभी किसी ऐसे पशुस्वामी को नहीं देखा था जो सीधे अन्य लड़ाकू पेशों से लोहा ले सके। परछाई का खेल और गंभीर चुनौती। केवल किस्मत थी तुम्हारी। अपना वार रुकने पर विजय कालिया ने एक संक्षिप्त आश्चर्य के बाद ठंडी मुस्कान बिखेरी। वह तुरंत रुद्रांश से दूर हटा और पलक झपकते ही उसकी आकृति सबकी नजरों से ओझल हो गई। वह आ गया, अदृश्य अधिपति का सबसे खास कौशल, अदृश्य पदचिह्न, अनविजिबल ट्रेस। ये कौशल विजय को पूरी तरह से अदृश्य होने और छिपने स्टेल्थ की अनुमति देता था। इस अवस्था में उसकी आभा और पूरी तरह से छिप जाती है। यहाँ तक कि अत्यंत तीव्र संवेदनशीलता वाले योद्धा भी उसकी मौजूदगी का पता नहीं लगा सकते। विजय अब गंभीर हो रहा है। इस बार रुद्रांश के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा, एक दर्शक ने बड़े विश्वास के साथ कहा। हे, तब मैं केवल इतना कहूंगा कि आप लोग अभी भी अज्ञानी हैं। आधिकारिक उद्घोषक कमेंटेटर ने फिर से दर्शकों को चुनौती दी। इंद्रप्रस्थ अकादमी का ये प्रथम वर्षीय छात्र कॉलेज प्रवेश परीक्षा से पहले ही अपने क्षेत्र का प्रसिद्ध युद्ध प्रतिभा, कॉम्बैट जीनियस था। उसकी द्वंद्वयुद्ध कला न केवल कमजोर नहीं है बल्कि वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। उद्घोषक की इस बात पर विदेशी दर्शकों के झुंड ने उसे गालियां देनी शुरू कर दीं।
वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह कमेंटेटर एक ऐसे पशु स्वामी की इतनी प्रशंसा क्यों कर रहा है जिसने अभी तक अपना एक भी जीव नहीं बुलाया है। परम कौशल ब्लॉक। हालांकि स्क्रीन पर अगला जो दृश्य दिखा उसने सभी की बोलती बंद कर दी। विजय कालिया का दूसरा आक्रमण एक परछाई की तरह आ पहुंचा था। इस बार उसका प्रहार एक अत्यंत शक्तिशाली एसएस श्रेणी के कौशल के साथ था, पंगु बना देने वाला वार, क्रिपलिंग बैकस्टैब। यदि यह वार लग जाता तो लक्ष्य का पूरा शरीर सुन्न हो जाता, वह हिलने डुलने लायक नहीं रहता और उसके सभी गुण 20% तक कम हो जाते। घुटनों पर आ जाओ, विजय ने अहंकार भरे शब्द कहे और रुद्रांश पर वार किया, जो अभी भी बेखबर लग रहा था। ठीक इसी नाजुक मोड़ पर रुद्रांश के शांत चेहरे पर कोई हलचल नहीं हुई। उसने अंततः अपना रुख बदला और एक अत्यंत चतुर रक्षात्मक मुद्रा डिफेंसिव पोस्चर में अपनी वज्र तलवार को सामने की ओर क्षैतिज रूप से पकड़ लिया। टिंग। इस बार की आवाज़ पहले वाली भारी धातु की आवाज़ जैसी नहीं थी। यह एक विशेष ध्वनि प्रभाव जैसा था। अखाड़े में मौजूद कई योद्धाओं की आंखें फटी रह गई। उन्होंने देखा कि विजय कालिया, जिसे वार करने के बाद फुर्ती से पीछे हट जाना चाहिए था, सीधे पीछे की ओर लड़खड़ा गया। वह एक गहरी जड़ता स्टिफनेस की स्थिति में गिर गया था। इसने विजय को अत्यंत खतरनाक स्थिति में डाल दिया। उसका चेहरा आतंक से भर गया। वह तुरंत अपने कौशलों का उपयोग करके इस जड़ता से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से उसके सभी सक्रिय कौशल इस समय काम नहीं कर रहे थे। ब्लॉक ब्लॉक। निश्चित रूप से यह ब्लॉक था। विजय कालिया अब समझ गया था कि रुद्रांश की वह मुद्रा किस कौशल का प्रतिनिधित्व करती थी। ये संभव ही नहीं है। विजय के मन में भय और उलझन का ज्वार उठा। ब्लॉक एक ऐसा कौशल है जिसे कई योद्धा पसंद तो करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसे सही ढंग से इस्तेमाल कर पाते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि यद्यपि यह कौशल बहुत उच्च स्तर का नहीं है, लेकिन यदि यह सफल हो जाए तो इसकी जड़ता प्राथमिकता स्टिफनेस प्रायोरिटी बहुत अधिक होती है। चूंकि यह कौशल युद्ध तकनीक की कड़ी परीक्षा लेता है और बहुत जोखिम भरा होता है, इसलिए लोग इसे केवल अपने से कमज़ोर विरोधियों पर ही आजमाते हैं। अपने बराबर के योद्धा के खिलाफ इसे उपयोग करने की हिम्मत कोई नहीं करता। विजय ने सपने में भी नहीं सोचा था कि रुद्रांश, जिसे वह तुच्छ समझता था, उसके खिलाफ इतने खतरनाक मोड़ पर इसे सफलतापूर्वक इस्तेमाल कर लेगा। अंत की शुरुआत। सब खत्म हो गया। विजय के मन में केवल यही शब्द गूंजे। रुद्रांश जैसे विशेषज्ञ के लिए 1.5 सेकंड का समय बहुत अधिक था। योद्धाओं के बीच के द्वंद्व में अक्सर परिणाम 1 सेकंड में ही तय हो जाते हैं। एक छोटी सी चूक और आपकी मौत निश्चित है। चूंकि यह मृत्यु युद्ध नहीं था, विजय मरेगा तो नहीं, लेकिन उसकी हार तय थी। पुच। रुद्रांश ने उस सुनहरे 1.5 सेकंड का भरपूर लाभ उठाया। उसकी वज्र तलवार ने विजय कालिया के कवच को चीरते हुए उसके शरीर में प्रवेश किया। उसी समय तलवार से निकलने वाली नीली बिजली के कड़कने की आवाज़ गूंजी और वह विजय के शरीर में उतर गई। आह! विजय कालिया की चीख पूरे अखाड़े में गूंज उठी। यह उसकी हार की घोषणा थी। रुद्रांश के 4 आयामी गुण 4 डायमेंशनल एट्रीब्यूट्स किसी भी साधारण पशु स्वामी की तुलना में 2 गुने से भी अधिक थे। ऊपर से उसकी वज्र तलवार एक उच्च श्रेणी का हथियार थी, जबकि विजय एक हत्यारे के रूप में कपड़े का कवच क्लॉथ आर्मर पहने हुए था, जिसकी रक्षा क्षमता बहुत कम थी। उस एक प्रहार ने विजय कालिया के स्वास्थ्य हेल्थ को 5% से भी नीचे गिरा दिया। कप्तान। मोस्टरदर्स अकादमी के सदस्य सदमे में चिल्लाए। वे अपने कौशलों को सक्रिय कर विजय को बचाने के लिए दौड़ना चाहते थे। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। हमारा समझौता मत भूलो, मंगेश और अन्य साथियों ने मोस्टरदर्स के सदस्यों का रास्ता रोकते हुए ठंडे स्वर में कहा। रुद्रांश ने अपनी तलवार वापस खींच ली और घायल विजय की ओर देखा, जो घुटनों के बल बैठ गया था। विजय, तुम्हारी परछाई तेज हो सकती है, रुद्रांश ने अपनी तलवार म्यान में डालते हुए कहा, लेकिन न्याय की बिजली से तेज कुछ भी नहीं। पूरा स्टेडियम सन्नाटे में डूबा हुआ था। एक पशु स्वामी ने बिना किसी जीव को बुलाए देश के सबसे होनहार हत्यारे को धूल चटा दी थी। ये दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं था। भारतवर्ष का गौरव, एक नई उम्मीद। रेफरी ने अपना हाथ हवा में उठाया और गरजती आवाज में घोषणा की। विजय कालिया युद्ध जारी रखने में असमर्थ। विजेता रुद्रांश और इंद्रप्रस्थ अकादमी। जैसे ही घोषणा हुई, भारतवर्ष के दर्शक पागलों की तरह झूम उठे। विदेशी टीमें, जो अब तक रुद्रांश के जीवों से डर रही थीं, अब स्वयं रुद्रांश की व्यक्तिगत शक्ति को देखकर खौफ में थीं। मोस्टरदर्स अकादमी के सदस्यों ने अपने वादे के मुताबिक सिर झुका लिया और हार स्वीकार कर ली। विजय कालिया ने अपनी चोटिल भुजा थामी और रुद्रांश की ओर देखा। उसकी आंखों में अब नफरत नहीं, बल्कि एक गहरा सम्मान था। मैं हार गया, विजय ने धीमी आवाज में कहा। इंद्रप्रस्थ का नेतृत्व सही हाथों में है। रुद्रांश ने बस एक संक्षिप्त सिर हिलाया और अपने साथियों की ओर मुड़ गया। सेमीफाइनल की तैयारी करो, असली दुश्मन अभी भी बाहर इंतजार कर रहे हैं। भारतवर्ष की अब केवल एक ही उम्मीद बची थी, इंद्रप्रस्थ अकादमी। और उसका नेतृत्व एक ऐसा युवक कर रहा था जिसने असंभव को संभव कर दिखाया था।
अध्याय 142 स्वेच्छा से आत्मसमर्पण। रुद्रांश का कमानकलन। फिर से ब्लॉक। हे ईश्वर, एक पशु स्वामी बीस्ट मास्टर, एक अदृश्य अधिपति इनविजिबल डोमिनेटर के खिलाफ इतनी शांति से इस कौशल का उपयोग कर सकता है। मुझे कहना होगा, उसकी मानसिक शक्ति वास्तव में अविश्वसनीय है। इंद्रप्रस्थ अकादमी के दर्शक इस दृश्य से बिल्कुल अनजान नहीं थे। जब वे पहले कालकोठरियों डंजन्स में अभियान चला रहे थे, तब भी रुद्रांश ने इस चाल का उपयोग किया था। इतना ही नहीं, नवप्रवेशी चुनौती के दौरान भी उसने इसी तकनीक से सबको चौंकाया था। अब इस अत्यंत प्रतिष्ठित विदेशी जाति नवप्रवेशी विनिमय प्रतियोगिता में उसने फिर से वही दांव खेला और उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किए। अचानक हुए इस प्रहार ने सबको स्तब्ध कर दिया। विजय कालिया, जो मोस्टर्डर्स अकादमी का नंबर 1 छात्र था, उस उच्च प्राथमिकता वाले अचेतन स्टंट प्रहार की चपेट में आने के बाद पूरी तरह असहाय हो गया था। वह केवल अपनी आंखों से देख सकता था कि रुद्रांश की तलवार उसके शरीर को भेद रही है, जिससे उसे भारी क्षति पहुंच रही थी। भ्रम का टूटना। ये तो अकल्पनीय है। प्रतियोगिता के पहले दौर से ही मुझे पता था कि इस रुद्रांश के पास युद्ध कौशल का बहुत उच्च स्तर है, लेकिन मैंने पूरी तरह से यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना ऊंचा होगा। एक पशु स्वामी एक अदृश्य हत्यारे को अपने इतना करीब आने देने का साहस करता है। इस क्षण पूरे स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को एहसास हुआ कि उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को नज़रअंदाज कर दिया था। ये पशु स्वामी, जिसे शुरुआत में कोई भाव नहीं दे रहा था, उसकी व्यक्तिगत शक्ति का स्तर हर किसी की कल्पना से कोसों दूर था। इस प्रदर्शन ने पशु स्वामियों के बारे में लोगों की पारंपरिक और रूढ़िवादी धारणाओं को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि चाहे आप द्वितीय या तृतीय श्रेणी के पशु स्वामी क्यों न हो, आपका मुख्य शरीर में बॉडी अन्य लड़ाकू पेशों की तुलना में बहुत कमज़ोर होता है। लेकिन रुद्रांश के प्रदर्शन ने इस धारणा को ताज़ा कर दिया। वह दुनिया को ये बताने के लिए इस स्वच्छ और निर्णायक द्वंद्व का उपयोग कर रहा था। किसने कहा कि पशु स्वामी का शरीर कमज़ोर होता है? अब समझ में आया कि इंद्रप्रस्थ के अन्य साथियों ने रुद्रांश को विजय कालिया के साथ द्वंद्व करने की अनुमति इतने आत्मविश्वास के साथ क्यों दी थी। ये पता चला कि हमने इंद्रप्रस्थ के इस कप्तान को बहुत कम आंका था। जैसे ही ये शब्द हवा में तैरे, वहां उपस्थित कई दर्शकों के चेहरों पर गहरा विस्मय और सम्मान के भाव उमड़ पड़े। उसके पास न केवल प्रभावशाली व्यक्तिगत क्षमता है, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके पास मंजरी लिटिल पर्पल स्लाइम जैसा शक्तिशाली जीव भी है। अगर इन दोनों शक्तियों को जोड़ा जाए तो इंद्रप्रस्थ अकादमी के पास चैंपियनशिप जीतने का एक बहुत बड़ा मौका है। अपटेंडिंग अकादमी, अवालोन अकादमी और ड्रैकुल अकादमी की टीमों को थोड़ा घबराना चाहिए। सभी ने अपनी नज़रें 3 महान साम्राज्यों एल्फ, दानव और रक्त पिशाच की टीमों की ओर घुमाईं। हालांकि उन्होंने पाया कि विपक्षी दलों के चेहरे बहुत शांत थे। कोई नहीं जानता था कि क्या उन्होंने पहले से ही इंद्रप्रस्थ के खिलाफ रणनीति बना ली थी, या वे बस इंद्रप्रस्थ की टीम को अपनी बराबरी का ही नहीं समझते थे। विजय की हार और समर्पण। मैदान के बीचों बीच विजय कालिया की हालत गंभीर थी। उसके पास कोई ऋषि प्रीस्ट नहीं था जो उसे चंगा कर सके, इसलिए वह गंभीर रूप से घायल था और मृत्यु के कगार पर था। उसकी आंखों में हार की गहरी पीड़ा थी। उसने दांत पीसते हुए उस युवक की ओर देखा जिसका चेहरा अभी भी ठंडा और उदासीन था। विजय को ऐसा लगा कि इस युवक की नज़रों में उसे मोस्टर्डर्स अकादमी के सर्वश्रेष्ठ छात्र को हराना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं थी। ये बात उसे भीतर तक कचोट रही थी। हार मान लो, रुद्रांश ने नीचे पड़े घायल योद्धा की ओर देखते हुए अत्यंत शांत लहजे में कहा। वास्तव में रुद्रांश ने जानबूझकर अपना हाथ रोका था, अन्यथा वह सुनहरा 1.5 सेकंड का समय विजय कालिया के प्राण हरने के लिए पर्याप्त था। रुद्रांश की उस अटल और शांत नज़र के नीचे विजय ने महसूस किया कि उसका जीवन तेजी से कम हो रहा है। उसने बेबसी में रेफरी की ओर देखा और टूटे हुए स्वर में कहा, रेफरी, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। रेफरी ने विजय कालिया पर एक नज़र डाली। उसकी आंखों में पुष्टि मिलने के बाद रेफरी ने सीधे परिणाम की घोषणा कर दी। चूंकि मोस्टर्डर्स अकादमी ने स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर दिया है, मैं घोषणा करता हूं कि इस क्वार्टर फाइनल मैच की विजेता और सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम इंद्रप्रस्थ अकादमी है। आइए इंद्रप्रस्थ अकादमी को बधाई दें, वे सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गए हैं। अफसोस और सच्चाई। रेफरी की आवाज़ थमते ही स्टैंड में तालियों की गूंज सुनाई दी, लेकिन अधिकांश स्थानीय दर्शक अफसोस और लाचारी से भरे हुए थे। वे इसी प्रांत के थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे चाहते थे कि उनके अपने प्रांत की अकादमी टीम जीते। इसके अलावा दोनों अकादमियों के नवप्रवेशी छात्रों के बीच इंटरनेट पर लंबे समय से बहस चल रही थी। अब मोस्टर्डर्स की हार ने यह साबित कर दिया था कि इस अकादमी का रुद्रांश को न चुनने का निर्णय सबसे बड़ी गलती थी। इसने उन अफवाहों की भी पुष्टि कर दी कि मोस्टर्डर्स के नए छात्रों की गुणवत्ता इस बार उतनी अच्छी नहीं थी। हालांकि मैच देखने वाले जानते थे कि मोस्टर्डर्स की हार थोड़ी अप्रत्याशित थी। अधिक संभावना ये थी कि विजय कालिया ने रुद्रांश को बहुत अधिक कम आंका था।
यदि वह थोड़ा और सावधान रहता तो उसके प्रहार को रुद्रांश द्वारा इतनी आसानी से ब्लॉक नहीं किया जा सकता था। साथ ही रुद्रांश ने भी पर्याप्त दया दिखाई थी। मुख्य मंच पर मोस्टरडज अकादमी के कुलपति आदित्य का चेहरा भी उतर गया था। उन्होंने सोचा था कि वे इस मैच में पिछली निराशा को धो देंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वे फिर से उसी व्यक्ति से हार जाएंगे। क्या रुद्रांश मोस्टरडज अकादमी का काल बनकर आया है? दूसरी ओर इंद्रप्रस्थ के कुलपति आचार्य हर्ष के चेहरे पर मुस्कान थी। वे इस परिणाम से बिल्कुल भी हैरान नहीं थे। आखिर शुरू से ही उनका लक्ष्य केवल जीत नहीं बल्कि चैंपियनशिप थी। सेमीफाइनल में पहुंचना तो बस एक पड़ाव है, हर्ष ने मन ही मन सोचा। असली शत्रु तो दानव साम्राज्य, पिशाच साम्राज्य और एल्फ साम्राज्य हैं। सेमीफाइनल में रुद्रांश की टीम का सामना निश्चित रूप से इनमें से किसी दो बड़ी शक्तियों से होगा। जब रुद्रांश अपनी टीम को लेकर वापस तैयारी क्षेत्र प्रेपरेशन एरिया में बैठने गया तो कुछ दर्शकों ने उसे बधाई दी। यदि रुद्रांश वास्तव में भारतवर्ष को चैंपियनशिप दिला देता है तो पिछले कुछ वर्षों की निराशा धुल जाएगी। ऐसा नहीं है कि भारतवर्ष ने कभी चैंपियनशिप नहीं जीती, लेकिन हाल के वर्षों में ऐसी कोई युवा पीढ़ी पैदा नहीं हुई थी जो विदेशी साम्राज्यों को पूरी तरह से कुचल सके। इसलिए मनोबल बढ़ाने के लिए इस जीत की सख्त जरूरत थी। अगला मुकाबला दानवों का कहर। इस क्षण सबके भावुक बयानों के बीच प्रतियोगिता जारी रही। अब विदेशी दर्शक भी घबराए हुए थे। कारण सरल था, कोई भी पिशाच, दानव या एल्फ साम्राज्य की टीमों से टकराना नहीं चाहता था। सबसे अच्छा परिणाम ये होता कि ये तीन प्रबल दावेदार आपस में ही लड़कर एक दूसरे को बाहर कर दें। ड्रॉ के परिणाम जल्दी ही सामने आ गए। दूसरा मुकाबला टैंडिंग अकादमी दानव बनाम केस अकादमी हार्पी एम्पायर हार्पी साम्राज्य। हार्पी साम्राज्य में हार्पी यानी पक्षी मानव रहते थे। कई पक्षी मानव दर्शक इस समय हताश थे। टैंडिंग अकादमी उन दानवों का समूह, वह शत्रु जिससे वे सबसे अधिक बचना चाहते थे, लेकिन अब उन्हें वास्तविकता स्वीकार करनी ही थी। यहाँ तक कि केस अकादमी के सदस्यों ने पहले ही मन बना लिया था कि वे जल्दी हार मान लेंगे। संघर्ष करने का कोई फायदा नहीं था। दानव जाति के हमले के तरीके बहुत क्रूर होते हैं और वे और अधिक शारीरिक पीड़ा नहीं झेलना चाहते थे। जैसे ही दानव टीम अखाड़े में उतरी, उनके शरीर से निकलने वाली काली ऊर्जा डार्क एनर्जी ने पूरे मैदान को ठंडा कर दिया। उनके कप्तान कालसर ने अपनी लाल आंखों से विपक्षी टीम की ओर देखा, मानो वे खिलाड़ी नहीं बल्कि केवल मांस के टुकड़े हों। रुद्रांश ने अपनी आंखों को सिकोड़ा। अगला मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। इन दानवों की शक्ति सामान्य नहीं है। अध्याय 143 जितनी ऊंची प्रशंसा उतना ही दर्दनाक होगा पतन। क्वार्टर फाइनल के अन्य मुकाबलों का परिणाम भी उम्मीद के मुताबिक ही रहा। तीसरा मुकाबला अवालोन अकादमी और आकाशगंगा अकादमी के बीच था। चौथा मुकाबला ड्रैकुल अकादमी और धरतीपुत्र अकादमी दादी अकेडमी के बीच हुआ। आकाशगंगा अकादमी दरअसल वानर राज साम्राज्य की एक शाखा थी। वानर बीस्टमैन और असुर वानर ऑर्क्स दो ऐसी प्रजातियां हैं जिनमें काफ़ी अंतर होता है। उदाहरण के लिए बिल्ली प्रजाति, नाग प्रजाति आदि, ये सब वानर बीस्टमैन श्रेणी में आते हैं। वहीं विशाल शरीर, उग्र चेहरा और बाहर निकले हुए दांतों वाले योद्धा असली असुर वानर ऑर्क्स कहलाते हैं। हालांकि ये सभी कभी वानर राज दरबार के अधीन थे, लेकिन बाद में एक प्रतिभाशाली नायक के नेतृत्व में वानर साम्राज्य ने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी। वहीं धरतीपुत्र अकादमी वृक्ष मानव ट्रियन साम्राज्य का प्रतिनिधित्व कर रही थी। वृक्ष मानवों और एल्फ जाति के बीच सदियों पुरानी मित्रता है। वे पड़ोसी और अच्छे मित्र माने जाते हैं। सच तो यह है कि इन बाकी तीन मैचों को देखने की भी विशेष आवश्यकता नहीं थी। परिणाम पहले से ही दीवार पर लिखे अक्षरों की तरह साफ थे। विजेता निश्चित रूप से टैंडिंग अकादमी, अवालोन अकादमी और ड्रैकुल अकादमी ही होने वाले थे। मैदान की कड़वी हकीकत। दूसरे मैच में कौशिक अकादमी की टीम को आत्मसमर्पण करने का मौका तक नहीं मिला। दानव टीम के आक्रमण की पहली ही लहर में वे पूरी तरह ध्वस्त हो गए। उन 7 दानवों ने इतनी निर्दयता से प्रहार किया कि विपक्षी खिलाड़ियों के आंतरिक अंगों को भारी क्षति पहुंची। यदि प्रतियोगिता के कड़े नियम न होते तो वे 7 दानव उन पक्षी मानवों हापीज को वहीं ढेर कर देते। तीसरे मैच में आकाशगंगा अकादमी के वानर योद्धा थोड़ी गरिमा के साथ हारे। एल्फ जाति आखिर एक ऐसी सभ्यता है जो शालीनता और सौंदर्य को बहुत महत्व देती है। वे मुकाबले को एक कलात्मक परीक्षण के रूप में देखते हैं, इसलिए उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वियों के प्रति पर्याप्त दया दिखाई और बिना किसी अनावश्यक क्रूरता के जीत हासिल की। चौथे मैच में धरतीपुत्र अकादमी ने भी कड़ी टक्कर दी। वृक्ष मानवों के पास जीवन पुनर्प्राप्ति लाइफ रिकवरी की अद्भुत क्षमता होती है, जिसके कारण वे अत्यंत टंकी यानी प्रहार सहने वाले होते हैं। पिशाच साम्राज्य ब्लड क्लैन के योद्धा भी खुद को सज्जन कहलाना पसंद करते हैं, इसलिए उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की। ये मुकाबला पूरे 2 घंटे तक चला, जिसके बाद ड्रैकुल अकादमी विजयी घोषित हुई। धरतीपुत्र अकादमी के वृक्ष मानवों ने मैच के बाद बड़े अफसोस के साथ कहा, यह दुखद है।
अगर हमारी मुख्य टीम फर्स्ट ईयर टीम भारतवर्ष आती तो परिणाम कुछ और होता। यह एक कड़वा सच था। प्रमुख विदेशी प्रजातियों ने भारतवर्ष में अपनी केवल द्वितीय श्रेणी सेकंड टियर की टीमें भेजी थीं। उनकी सभी सर्वश्रेष्ठ और प्रथम श्रेणी की टीमें स्वतंत्र महासंघ फ्री फेडरेशन भेजी गई थीं। शायद विदेशी साम्राज्यों की नज़रों में महासंघ की युवा पीढ़ी भारतवर्ष की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली है। उन्होंने शीर्ष प्रतिभाओं को महासंघ भेजा, दूसरी श्रेणी को भारत भेजा और तीसरी चौथी श्रेणियों को छोटे देशों में रवाना किया। मुख्य मंच पर बैठे विदेशी अकादमियों के कुलपति अब शायद मन ही मन पछता रहे होंगे। उन्हें सपने में भी अंदाजा नहीं था कि इस साल भारतवर्ष से रुद्रांश जैसा कोई राक्षस पैदा होगा। सेमीफाइनल की बिसात। अब शीर्ष 4 टॉप 4 टीमें तय हो चुकी थीं। तारांकन इंद्रप्रस्थ अकादमी, तारांकन टैंडिंग अकादमी डेमन एम्पायर, तारांकन अवालोन अकादमी एल्फ एम्पायर, तारांकन ड्रैकुल अकादमी ब्लड क्लैन एम्पायर। पिशाच और वृक्ष मानवों का मैच बहुत लंबा खींच जाने के कारण अखाड़ा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। उसे फिर से तैयार करने और मरम्मत के लिए समय चाहिए था। परिणाम स्वरूप शाम हो गई और अधिकारियों ने आज का कार्यक्रम स्थगित कर दिया। अब असली महामुकाबला और अंतिम विजेता का निर्णय कल होगा। रात का अंधेरा गहरा चुका था। विश्राम स्थल के भोजनालय में प्रतियोगियों के लिए शानदार रात्रिभोज की व्यवस्था की गई थी। विभिन्न अकादमियों की टीमें एक साथ भोजन कर रही थीं, लेकिन उनके चेहरों पर उतनी खुशी नहीं थी। देखा जाए तो इस वर्ष भारतवर्ष का प्रदर्शन अभी भी आदर्श नहीं कहा जा सकता था। 10 टीमों में से केवल इंद्रप्रस्थ अकादमी ही शीर्ष 4 में पहुंच पाई थी। बाकी की 3 टीमें विदेशी साम्राज्यों की सबसे खूंखार शक्तियां थीं। इसका मतलब था कि इंद्रप्रस्थ को अकेले इन 3 राक्षसों के घेरे को तोड़ना होगा। ये कार्य हिमालय फतह करने से भी कठिन था। षड्यंत्र और चिंताएं। भोजनालय में दबी जुबान में चर्चाएं हो रही थीं। सुना है कि उन तीनों टीमों ने रुद्रांश के पालतू जीवों को बेअसर करने की पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने विशेष रूप से रुद्रांश को निशाना बनाने के लिए एक किल प्लान तैयार किया है। उनका लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि इंद्रप्रस्थ का यह हिक्का अपनी असली ताकत दिखा ही न पाए। किसी ने फुसफुसाते हुए पूछा, वे किस तरह के तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं? मुझे क्या पता, बस इतना सुना है कि कल रात बहुत देर तक वे तीनों टीमें गुप्त चर्चाएं कर रही थीं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वे रुद्रांश के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बना चुके हैं। धिक्कार है। क्या ये सच है? क्या उन्होंने सच में कोई काट ढूंढ ली है? शायद हाँ, वरना आज उनके चेहरे इतने शांत कैसे होते? ये जानते हुए भी कि रुद्रांश की मंजरी कितनी भयानक है, उनका इतना शांत रहना उनकी किसी गुप्त चाल का संकेत है। ये बातें सुनकर भारत की अन्य टीमों के सदस्य चिंतित थे। जब आप बहुत शक्तिशाली प्रदर्शन करते हैं तो दूसरे हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठते। प्रशंसा का बोझ। जहां एक तरफ पूरी दुनिया रुद्रांश के बारे में बातें कर रही थी, वहीं रुद्रांश स्वयं बिल्कुल शांत था। निशाना बनाना। वह वास्तव में देखना चाहता था कि ये लोग उसके 2 ब्रह्मांडीय श्रेणी कॉस्मिक लेवल के दिव्य जीवों को कैसे रोकते हैं। आचार्य हर्ष अचानक भोजनालय में आए और सबको प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि कल बिना किसी दबाव के अपना सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाएं। विशेष रूप से रुद्रांश से, क्योंकि वह अब भारतवर्ष के सभी युवाओं की उम्मीदों का बोझ उठा रहा था। इंटरनेट पर रुद्रांश का नाम सबसे ऊपर ट्रेंड कर रहा था। लाखों लोग उसे अपना आदर्श मानकर पूज रहे थे। लेकिन आचार्य हर्ष जानते थे कि यह स्थिति रुद्रांश के लिए खतरनाक भी थी। जितना ऊंचा चढ़ाया जाता है, गिरने पर उतनी ही ज्यादा चोट लगती है। अपेक्षाएं जितनी अधिक होती हैं, निराशा उतनी ही गहरी होती है। यदि कल रुद्रांश का प्रदर्शन थोड़ा भी खराब रहा तो वही इंटरनेट जो आज उसे सर आंखों पर बिठा रहा है, कल उसे गालियों से भर देगा। अतीत में ऐसा कई बार हो चुका है। हालांकि रुद्रांश के चेहरे की अटल शांति देखकर आचार्य हर्ष को थोड़ा सुकून मिला। सब कुछ कल पर निर्भर था। आचार्य, आप निश्चिंत रहें, विमल ने बड़े आत्मविश्वास से कहा। उन्होंने काट सोची होगी, लेकिन हमारे कप्तान के पास हर काट की तोड़ है। बस उन पर भरोसा रखिए। रुद्रांश ने अपनी थाली की ओर देखते हुए धीरे से कहा, कल केवल जीत मायने रखेगी। चाहे वे कोई भी योजना लाएं, मैं उन्हें दिखाऊंगा कि असली शक्ति क्या होती है। पूरे देश की नज़रें अब उस कल की सुबह पर टिकी थीं, जहां नंदापुर का ये शेर इतिहास रचने या फिर अपेक्षाओं के बोझ तले दबने वाला था। अध्याय 144। नज़रों में खौफ, हौसलों में कंपन। अगला दिन। आज के कार्यक्रम की सूची बहुत लंबी नहीं थी, इसलिए समय का दबाव पिछले 2 दिनों जैसा नहीं था। लेकिन आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि आज सेमीफाइनल के मुकाबले होने थे। और सेमीफाइनल के बाद सीधे ग्रैंड फिनाले। इसका मतलब था कि विदेशी जाति नवप्रवेशी विनिमय प्रतियोगिता, जिसने करोड़ों लोगों का ध्यान खींचा था, आज अपने निष्कर्ष पर पहुंचने वाली थी। भारतवर्ष के दर्शक सुबह से ही ऑनलाइन लाइव प्रसारण मंचों पर जम गए थे। यदि शीर्ष 4 में भारत की कोई टीम न होती तो वे शायद देखने की जहमत भी न उठाते। लेकिन अब 4 टीमों के बीच इंद्रप्रस्थ अकादमी एकमात्र उम्मीद बनकर खड़ी थी।
भारतवर्ष इस साल अपना खोया हुआ सम्मान वापस पाएगा या फिर से विदेशी साम्राज्यों के सामने घुटने टेक देगा, ये पूरी तरह से रुद्रांश की टीम के प्रदर्शन पर निर्भर था। सुबह के ठीक 9 बजे रुद्रांश, जिसने प्रशिक्षण कक्ष में अपना दैनिक अभ्यास पूरा कर लिया था, अपने साथियों के साथ भव्य अखाड़े की ओर बढ़ा। दर्शकों की चिंताओं के विपरीत मंगेश और उसके साथी बिल्कुल शांत और तनावमुक्त दिख रहे थे। कल ही उन्होंने अपने कप्तान से पूछा था कि इंद्रप्रस्थ की जीत की कितनी संभावना है। रुद्रांश ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया था, 100%। यही एक शब्द मंगेश और अन्य साथियों को सुकून देने के लिए काफ़ी था। इस छोटे से सफ़र में वे रुद्रांश को अच्छी तरह समझ चुके थे। वे जानते थे कि यदि उनका कप्तान पूरी तरह आश्वस्त न हो तो वह कभी इतनी दृढ़ता से बात नहीं करता। रुद्रांश के कंधों पर नव्या लिटिल किंग और मंजरी लिटिल पर्पल पहले की तरह ही बेपरवाह लटके हुए थे। बाहर से देखने वालों को वे खूंखार युद्ध जीव नहीं बल्कि केवल सजावटी पालतू जानवर लग रहे थे। मंगेश और अन्य साथियों ने सुना था कि विदेशी टीमों ने मंजरी स्लाइम को रोकने के लिए विशेष जाल बिछाए हैं, लेकिन वे मूर्ख यह नहीं जानते थे कि रुद्रांश का सबसे घातक अस्त्र वह नीली जेली नहीं बल्कि वह छोटा सा हरा नाग नव्या है, जिसने शुरू से अब तक एक भी हमला नहीं किया था। जब नव्या का स्तर कम था तब भी उसने मंगेश और साथियों की हालत खराब कर दी थी, अब तो उसका स्तर रुद्रांश के बराबर था। उसकी युद्ध क्षमता अब किस स्तर पर होगी, इसकी कल्पना करना भी डरावना था। विदेशी टीमें रुद्रांश के जीवों को निशाना बनाने की सोच रही थीं। ये स्वयं को बहुत ऊंचा आंकने जैसी बात थी। रुद्रांश का खौफ। जैसे ही रुद्रांश ने अखाड़े में कदम रखा, पूरे स्टेडियम की निगाहें उस पर टिक गईं। सर, विदेशी दर्शक जो अब तक इंसानों को तुच्छ समझते थे, अब रुद्रांश को अत्यंत गंभीर नज़रों से देख रहे थे। पिछले 2 दिनों की लड़ाइयों ने रुद्रांश की शक्ति का लोहा मनवा दिया था। पहला कारण, रुद्रांश की मंजरी स्लाइम बहुत शक्तिशाली थी और यह पुष्टि हो चुकी थी कि वह एक दुर्लभ उत्परिवर्तित प्रजाति म्यूटेटेड स्पीशीज है, वरना एक साधारण स्लाइम 7 योद्धाओं को एक साथ कैसे निगल सकती थी। दूसरा कारण, उसकी व्यक्तिगत युद्ध क्षमता। विजय कालिया, जिसे द्वंद्व युद्ध का बेताज बादशाह माना जाता था, उसे रुद्रांश ने बिना किसी जीव की सहायता के हरा दिया था। भले ही विजय ने रुद्रांश को कमाका था, लेकिन सच्चाई ये थी कि रुद्रांश ने उसे केवल एक सामान्य ब्लॉक कौशल से धूल चटा दी थी। यह उसकी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त था। इंटरनेट पर रुद्रांश के प्रशंसकों की बाढ़ आ गई थी। कुछ बड़े अमीर घरानों की बेटियों ने तो सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी थी कि यदि रुद्रांश ये चैंपियनशिप जीतता है तो वे उसे अपने परिवार का दामाद स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। हालांकि इन बातों का सोशल मीडिया पर खूब मजाक उड़ाया गया। लोगों ने कहा, रुद्रांश अगर विश्व विजेता बनता है तो उसे किसी के घर का दामाद बनने की क्या जरूरत। तुम लोग अपनी हैसियत भूल रहे हो। अपराध बोध और हकीकत। अखाड़े का माहौल तनावपूर्ण था। अन्य स्कूलों के कई खिलाड़ी रुद्रांश की ओर देख रहे थे, लेकिन सबसे मज़ेदार बात यह थी कि जैसे ही रुद्रांश ने उनकी ओर एक ठंडी और पैनी नज़र डाली, वे सब अपराधी की तरह अपनी गर्दनें झुकाकर दूसरी तरफ देखने लगे। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले यही लोग थे जो रुद्रांश का मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे कि स्तर 70 का पशु स्वामी पहले दौर में ही बाहर हो जाएगा, लेकिन अब उनमें रुद्रांश की आंखों में आंखें डालकर देखने का साहस तक नहीं था। आखिर जो टीमें शीर्ष 4 में भी नहीं पहुंच पाईं, उन्हें भारत के इस सर्वश्रेष्ठ योद्धा पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं था। इस दुनिया में सम्मान केवल ताकत से मिलता है। रुद्रांश के साथ चल रही विमल ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा कप्तान, ये विदेशी योद्धा जो पहले 2 दिन बहुत अहंकार दिखा रहे थे, अब आपसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर रहे। ऐसे डर रहे हैं जैसे आप उन्हें जिंदा निगल जाएंगे। मंगेश ने बेबसी से मुस्कुराते हुए कहा, उनकी बात छोड़ो, मैं खुद डर रहा हूं। अच्छा हुआ कि हम पहले से ही रुद्रांश के साथ थे। अगर हम भी उन वानरों की तरह बेवकूफ़ होते और मौत के मुकाबले डेथ मैच के लिए हाँ कर देते तो अब तक शायद हम भी कहीं मृत पड़े होते। इस बात पर बाकी साथियों ने भी सिर हिलाकर सहमति जताई। वे सब याद कर रहे थे कि कैसे सत्र की शुरुआत में वे रुद्रांश को कमतर समझते थे और बाद में उन्हें अपनी सोच बदलनी पड़ी थी। सेमीफाइनल का ड्रॉ, भाग्य की अंतिम परीक्षा। गपशप के बीच प्रतियोगिता का औपचारिक आगाज हुआ। रेफरी और उद्घोषकों ने बिल्कुल भी समय व्यर्थ नहीं किया। जैसे ही घड़ी की सुई 9 पर पहुंची, पर्चियां निकालने ड्रॉ ऑफ लॉट्स की रस्म शुरू हो गई। शीर्ष 4 टीमों के कप्तान मंच पर बुलाए गए। तारांकन रुद्रांश इंद्रप्रस्थ अकादमी, भारतवर्ष। तारांकन कालसर्प टैंडिंग अकादमी, दानव साम्राज्य। तारांकन अलारा अवालोन अकादमी, एल्फ साम्राज्य। तारांकन विक्रमार्क ड्रैकुल अकादमी, पिशाच साम्राज्य। पर्चियां सबके सामने निकाली जानी थी ताकि ऑनलाइन आलोचना करने वालों को कोई मौका न मिले। पूरा भारतवर्ष इस समय अपनी सांसें रोककर प्रार्थना कर रहा था। रुद्रांश का सामना किससे होगा? क्या वह एल्फ साम्राज्य की जादुई रक्षा को तोड़ पाएगा, या दानवों की क्रूर शक्ति उसका रास्ता रोकेगी? रुद्रांश मंच पर सबसे शांत खड़ा था। उसकी नज़रें उन पर्चियों पर नहीं बल्कि अपने भविष्य के शिकारों पर थीं।
कालसर्प की लाल आंखें रुद्रांश को घूर रही थीं, जबकि अलारा की नज़रों में एक गहरी जिज्ञासा थी। पर्चियां खुलीं, रेफरी ने माइक्रोफोन उठाया और पूरे अखाड़े में गूंजती आवाज़ में घोषणा की। सेमीफाइनल मुकाबला 1, इंद्रप्रस्थ अकादमी भारतवर्ष बनाम अवालोन अकादमी एल्फ साम्राज्य। सेमीफाइनल मुकाबला 2, टैंडिंग अकादमी दानव साम्राज्य बनाम ड्रैकुल अकादमी पिशाच साम्राज्य। जैसे ही घोषणा हुई, स्टेडियम में शोर का सैलाब उमड़ पड़ा। एल्फ बनाम इंसान, ये केवल एक मुकाबला नहीं, बल्कि जादुई चातुर्य और अटूट साहस की परीक्षा थी। रुद्रांश ने अलारा की ओर देखा, जिसने एक शालीन सिर हिलाया। एल्फ साम्राज्य की जीवन साझाकरण लाइफ शेयरिंग तकनीक अब रुद्रांश के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। चलो दोस्तों, रुद्रांश ने मंच से उतरते हुए अपने साथियों से कहा, दिखाते हैं कि नंदापुर का लोहा कितना मजबूत है। अध्याय 145, सभी टीमों के कप्तान। क्या तुम अब भी मौत के मुकाबले का साहस रखते हो? इंटरनेट पर पहले से ही कई आलोचक और ट्रोल ड्रॉ पर्चियों के मिलान पर सवाल उठा रहे थे। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि यह ड्रॉ गद्दारों द्वारा गुप्त रूप से फिक्स किया गया है। उनका तर्क बहुत सरल था, प्रतियोगिता के शुरुआती दौर में भारतवर्ष की टीमें आपस में ही क्यों लड़ीं? क्या यह इसीलिए था ताकि अन्य विदेशी साम्राज्यों की 3 पसंदीदा टीमें आसानी से सेमीफाइनल में प्रवेश कर सकें? इन आलोचकों का मुंह बंद करने के लिए भारतवर्ष के अधिकारियों और विदेशी साम्राज्यों के उच्चाधिकारियों ने संयुक्त रूप से सार्वजनिक रूप से पर्चियां निकालने का निर्णय लिया। ये पारदर्शिता और निष्पक्षता का प्रदर्शन था। साथ ही पिछले 2 दिनों के वीडियो भी जारी कर दिए गए थे, जिससे ये सिद्ध हो गया कि यहाँ कोई भी पर्दे के पीछे का खेल नहीं चल रहा था। शीर्ष 4 के खूंखार योद्धा। इस समय सेमीफाइनल की बिसात बिछ चुकी थी और कप्तानों का विवरण सबके सामने था। तारांकन टैंडिंग अकादमी दानव साम्राज्य, इसका कप्तान एक विनाशकारी दानव डिस्ट्रक्शन डेविल है, जिसका स्तर 99 है। वह मार्शल आर्टिस्ट पेशे का तृतीय परिवर्तन योद्धा है, जिसे असुर आर्टेमेरिट के नाम से जाना जाता है। तारांकन अवालोन अकादमी एल्फ साम्राज्य, इसकी कप्तान एक एल्फ है, उसका स्तर भी 99 है। वह ड्रूइड पेशे की तृतीय परिवर्तन योद्धा है, जिसे अलारा रियस कहा जाता है। तारांकन ड्रैकुल अकादमी पिशाच साम्राज्य, इसका कप्तान एक पिशाच है, स्तर 99। वह रक्त जादू ब्लड मैजिक का तृतीय परिवर्तन रक्त सम्राट है, जिसका नाम विक्रमाक हमन है। ये स्पष्ट था कि इन तीनों कप्तानों की ताकत चरम पर थी। वे सभी स्तर 99 पर पहुंच चुके थे, स्तर 100 और चतुर्थ परिवर्तन फोर्थ टर्न से बस एक कदम दूर। यदि यह प्रतियोगिता थोड़ी और बाद में होती, तो ये तीनों योद्धा स्तर 100 की बाधा को पार कर चुके होते। उस स्थिति में टीमों के बीच का अंतर वास्तव में अकल्पनीय हो जाता। इन तीनों टीमों का हर सदस्य स्तर 90 से ऊपर का योद्धा ट्रांसफरर था। उनकी ताकत उन भाड़े के शिकारियों जैसी नहीं थी जो जंगलों में घूमते हैं, वे प्रशिक्षित संहारक थे। पिछले मैचों में इन तीनों टीमों ने पूर्ण प्रभुत्व दिखाया था। उनके सामने टिकने वाली एक भी टीम एक राउंड भी नहीं झेल पाई थी। असुर की चुनौती। असुर लंबा और पराक्रमी था। यद्यपि वह दैत्य जाति जायंट्स जितना विशाल नहीं था, लेकिन उसकी 2 मीटर से अधिक की ऊंचाई और उसके युद्ध कवच के नीचे छिपी मांसल मांसपेशियां ये बताने के लिए काफ़ी थीं कि उसका शक्ति विस्फोट अत्यंत भयानक होगा। उसके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा की तरंगें दम घोंटने वाली थीं। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसकी काली लाल दानवी आंखों ने रुद्रांश को फिक्स्ड अंदाज में घूरना शुरू कर दिया। अगले ही पल उसने एक क्रूर मुस्कान बिखेरी और उसकी कर्कश आवाज़ रुद्रांश के कानों में गूंजी। ओ कूड़े के ढेर, अगर तुझमें हिम्मत है तो मुझसे भिड़ने के बाद मौत के मुकाबले डेथ मैच का प्रस्ताव रख। मैं तेरी पूरी टीम को इस तरह खत्म करूंगा कि उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि वे कैसे मरे। यह अहंकार, जंगलीपन और दबंगई की पराकाष्ठा थी। इतनी बड़ी भीड़ और सार्वजनिक कैमरे के सामने उसने रुद्रांश को इस तरह उकसाने का साहस किया था। सर, जैसा कि अपेक्षित था, असुर के इन 2 छोटे लेकिन अहंकारी वाक्यों ने पूरे स्टेडियम में आग लगा दी। कितना घमंडी दानव है, धिक्कार है। रुद्रांश, इसकी बात मत मानना। ये जानबूझकर कर रहा है। इनकी टीम ने जरूर तुम्हारे जीवों को रोकने का तरीका ढूंढ लिया होगा। अरे, ये लोग तो बिल्कुल इज्जत नहीं दे रहे। भाई, पिछले कुछ सालों में हमारा प्रदर्शन ही ऐसा रहा है, तो इज्जत कहाँ से मिलेगी? एक पल के लिए भारतवर्ष के दर्शकों के चेहरे उतर गए। कुछ लोग रुद्रांश को शांत रहने और उकसावे में न आने की सलाह दे रहे थे, तो कुछ का मानना था कि उसे पीछे नहीं हटना चाहिए और ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। आखिर अगर मौत का मुकाबला हुआ तो जान तो इन योद्धाओं की जाएगी, दर्शकों की नहीं। रुद्रांश का निर्णय। रुद्रांश ने शांत भाव से उस विशाल दानव की ओर देखा। क्या हुआ, डर गए? असुर ने उपहास करना जारी रखा। रुद्रांश ने अपना सिर धीरे से हिलाया और शांति से कहा, तुम्हारी शक्ति अभी उस स्तर की नहीं है कि मुझे डरा सके। तुरंत ही उसने अपने साथियों मंगेश, विमल, विजयलक्ष्मी और अन्य की ओर देखा। तुम लोगों का क्या विचार है?
क्या हमें ये डेथ मैच स्वीकार करना चाहिए? यदि यह आमने सामने का मुकाबला होता तो रुद्रांश बिना सोचे हाँ कर देता, लेकिन यह एक टीम मैच था। ऐसे मुकाबले में जहां हार का मतलब सीधा मृत्यु है, उसे अपने साथियों की राय लेनी ही थी। जैसे पहले टाइटन अकादमी की पूरी ओरसी ऑर्क्स टीम मंजरी के पेट में जाकर खत्म हो गई थी, वैसा ही जोखिम यहाँ भी था। रुद्रांश के सवाल पर मंगेश और अन्य साथी मुस्कुरा दिए। कप्तान, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं हर बात में आपका अनुसरण करूंगा, मंगेश ने गर्व से कहा। मुझे भी कोई समस्या नहीं है, इन दानवों को धूल चटानी ही होगी, विमल ने अपना मैका कसते हुए कहा। चलो, इनकी हेकड़ी निकालते हैं। हमने असुर वानरों को धूल चटाई है, तो इन दानवों से क्या डरना जो शक्ल से ही मूर्ख लग रहे हैं। मंगेश और उनके साथियों में वास्तव में कोई डर नहीं था। इसका मुख्य कारण रुद्रांश पर उनका अटूट विश्वास था। उन्हें याद था कि जब वे स्कूल में अभ्यास कर रहे थे तो वे उन शिक्षकों के साथ लड़ रहे थे जो स्तर 100 से ऊपर के थे। यहाँ तक कि चतुर्थ परिवर्तन वाले उन शिक्षकों ने भी रुद्रांश की ताकत पर आश्चर्य जताया था और कहा था कि यदि वे स्तर 100 के नीचे होते तो रुद्रांश से हार जाते। ऐसे में स्तर 100 के नीचे के इन दानवों से निपटना कोई बड़ी बात नहीं थी, और सबसे बढ़कर ये देश के गौरव का सवाल था। ठीक है, तुम्हारा मौत का मुकाबला मुझे स्वीकार है, रुद्रांश ने असुर की आंखों में आंखें डालकर ठंडे स्वर में कहा। सेमीफाइनल का भाग्य, असुर ने एक कुटिल मुस्कान दी और तुरंत अपना हाथ पर्चियों वाले पारदर्शी बॉक्स में डाल दिया। ये बॉक्स ऐसा था कि दर्शक तो अंदर देख सकते थे, लेकिन पर्ची निकालने वाला प्रतिभागी नहीं। असुर ने नंबर 1 की गेंद उठाई। तुरंत बाद पिशाच साम्राज्य के कप्तान विक्रमार्क ने हाथ डाला और जब उसने गेंद निकाली, ओह, ये भी नंबर 1 है। पहला मुकाबला टैंडिंग अकादमी दानव बनाम ड्रैकुल अकादमी पिशाच। स्टेडियम में शोर मच गया। लगता है हमारा सामना इंद्रप्रस्थ अकादमी से होगा। हम दूसरे मुकाबले में मंच पर होंगे। एल्फ कप्तान अलारा, जिसका चेहरा शालीनता और गरिमा से भरा था, रुद्रांश की ओर देखकर धीरे से मुस्कुराए और सिर झुकाया। सेमीफाइनल की सूची आधिकारिक हो गई। तारांकन प्रथम मुकाबला टैंडिंग अकादमी बनाम ड्रैकुल अकादमी। तारांकन द्वितीय मुकाबला इंद्रप्रस्थ अकादमी बनाम अवालोन अकादमी। कृपया पहले मुकाबले की दोनों टीमें मंच पर आएं, रेफरी ने घोषणा की। ओ लड़के, इन एल्फों से हार मत जाना। असुर ने मंच पर चढ़ते समय रुद्रांश की ओर तिरस्कार से देखा। वरना मुझे तेरा सिर कलम करने का मौका नहीं मिलेगा। उसके लहजे से ऐसा लग रहा था मानो पिशाच टीम को हराना उसके लिए केवल औपचारिकता मात्र हो। इस रवैये ने ड्रैकुल अकादमी के पिशाच योद्धाओं को बहुत क्रोधित कर दिया। आखिर वे भी चैंपियनशिप के प्रबल दावेदार थे और कोई उन्हें नीचा दिखाए, यह उन्हें बर्दाश्त नहीं था। रुद्रांश ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। शब्दों से लड़ना कभी उतना संतोषजनक नहीं होता जितना ताकत से मुंह बंद करना। उसे केवल एक बात का अफसोस था कि उसकी अपनी गुरुनी यह मुकाबला देखने नहीं आई थी। शायद उनकी नज़रों में यह एक साधारण मुकाबला था जो उनकी उपस्थिति के योग्य नहीं था। रुद्रांश अपनी सीट पर वापस लौट आया। अखाड़े में जादू की ऊर्जा और दानवी कोहरा फैलने लगा था। पहला सेमीफाइनल शुरू होने वाला था। अध्याय 146 अत्यंत अहंकारी दानव। टैंडिंग अकादमी दानव साम्राज्य और ड्रैकुल अकादमी पिशाच साम्राज्य की टीमों के मंच पर आते ही अखाड़े का तापमान जैसे अचानक गिर गया। स्टेडियम में मौजूद लाखों दर्शक अपनी सीटों पर तनकर बैठ गए। यहाँ तक कि मुख्य मंच पर बैठे विभिन्न देशों के कुलपतियों की आंखों में भी एक असाधारण गंभीरता थी। दानव बनाम पिशाच चैंपियनशिप के दो सबसे बड़े दावेदारों की यह भिड़ंत किसी महासंग्राम से कम नहीं थी। यह एक ऐसा मुकाबला था जिसे देखने के लिए लोग हफ्तों इंतजार कर सकते थे। सच बताना, तुम्हें कौन सी टीम ज्यादा मजबूत लग रही है? स्टैंड में एक दर्शक ने अपने दोस्त से पूछा। पता नहीं यार, दोनों ही टीमें खूंखार हैं। अरे छोड़ो भी, साफ दिख रहा है कि दानव साम्राज्य की शक्ति पिशाचों से कहीं अधिक है। पिशाच केवल दिखावा करते हैं। दूसरा दर्शक बोला। क्या सच में? क्या इन दोनों के बीच पहले कभी मुकाबला हुआ है जो तुम इतने यकीन से कह रहे हो? यकीन की बात ही नहीं है, बस देखते जाओ, दानव उन्हें कुचल कर रख देंगे। जैसे दर्शकों के इस दावे की पुष्टि करने के लिए दानव टीम के अगले ही प्रदर्शन ने पूरे स्टेडियम को स्तब्ध कर दिया। गहन चर्चाओं के बीच रेफरी ने सीटी बजाई और मैच आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। असुर का प्रचंड प्रहार। ठीक उसी पल दानव पक्ष ने पहली चाल चली। सबकी नज़रों के सामने असुर आर्टेमेरिड नाम के उस विनाशकारी दानव ने पहल की। उसकी शक्तिशाली मांसपेशियों वाली टांगों ने जमीन को इतनी जोर से धकेला कि उसका भारी भरकम शरीर एक तोप के गोले की तरह विपक्षी पिशाच टीम की ओर झपटा। दौड़ते हुए उसने दूसरी बार छलांग लगाए। उसका शरीर हवा में तैरता हुआ एक अति लंबी दूरी की छलांग पाउंस में बदल गया। वह किसी भूखे बाघ की तरह लग रहा था। केवल एक छलांग में उसने 100 मीटर की दूरी तय कर ली और पलक झपकते ही पिशाच टीम के ठीक सामने जा पहुंचा। उसने बिना किसी झिझक के अपनी शारीरिक श्रेष्ठता का प्रदर्शन किया। बाप रे, क्या ये सच में एक दानव है?
एक साधारण तृतीय परिवर्तन का मार्शल सेंट बिना किसी विशेष कौशल के हवा में ऐसी छलांग कभी नहीं लगा सकता था जैसी असुर ने लगाई थी। आक्रमण करो। पिशाच टीम का कप्तान विक्रमार्क हर्मन भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसने तुरंत अपने साथियों को आदेश दिया। 2 रक्त सम्राट लॉर्ड एम्परर्स ने तुरंत अपने जादुई डंडे स्टैफ्स उठाए और झपटते हुए दानव पर तात्कालिक जादू किया। भन भन जादुई रोशनी की 2 शक्तिशाली किरणें असुर की ओर बढ़ीं, लेकिन इससे पहले कि वे उसे छू पाती, असुर की आकृति एक सूंघ की आवाज के साथ ओझल हो गई। वह मानो टेलीपोर्ट हो गया था, जिससे पिशाचों का जादू खाली हवा में जा लगा। वह गायब हो गया था और पूरी प्रक्रिया के दौरान उसे किसी भी मूवमेंट स्किल का उपयोग करते नहीं देखा गया। क्या उसने केवल अपनी प्रतिक्रिया गति, रिएक्शन स्पीड और शारीरिक गुणों के दम पर वह बचाव किया था? ये तो हद से ज्यादा है। अकेला असुर बनाम 7 पिशाच। जब सब विस्मय में डूबे थे, तब विक्रमार्क ने अपने आगे खड़े 2 ढाल योद्धाओं शील्ड वॉरियर्स को चेतावनी दी, वह आ गया। सावधान रहो। शब्दों के निकलते ही धूम, एक विशाल मुक्का सीधे एक ढाल योद्धा की ढाल पर पड़ा। पिशाच ढाल योद्धा ने दांत पीसे। उसे अपनी ढाल के पीछे से एक असहनीय बल महसूस हुआ। यद्यपि उसने अपना रक्षात्मक कौशल सक्रिय कर रखा था, फिर भी वह प्रहार उसे 5 कदम पीछे धकेलने के लिए काफी था। दूसरे ढाल योद्धा ने तुरंत खाली जगह भर दी। हा, बेकार है सब, और जोर लगाओ। असुर ने अत्यंत अहंकारी अट्टहास किया और दूसरा मुक्का जड़ दिया। धूम, प्रहार के बिंदु से ऊर्जा की भयानक लहरें चारों ओर फैल गईं। उस तरकीन शारीरिक शक्ति ने दूसरे ढाल योद्धा को भी कई कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। क्या शक्ति है! बिना किसी कौशल के, केवल शुद्ध शारीरिक बल से 2 शीर्ष पिशाच योद्धाओं को पीछे धकेल दिया। जरा उधर देखो। असुर के बाकी साथी तो आराम से खड़े होकर बातें कर रहे हैं। उनका मैदान में आने का कोई इरादा ही नहीं है। क्या असुर अकेला ही 7 पिशाचों से लड़ने वाला है? जैसे ही किसी ने यह बात कही, पूरा स्टेडियम सन रह गया। सेमीफाइनल जैसे महत्वपूर्ण मुकाबले में, जहां सामने पिशाच साम्राज्य की सर्वश्रेष्ठ टीम हो, वहां 1 बनाम 7 1 vs 7 की चुनौती देना अहंकार की पराकाष्ठा थी। कुलपतियों का मौन और दानव साम्राज्य का गर्व। भले ही असुर ने पिछले मैचों में ऐसा किया था, लेकिन तब उसके साथियों ने मोर्चा संभाला था। आज वह स्वयं कप्तान होकर ये दुस्साहस कर रहा था। मुख्य मंच पर बैठे दानव साम्राज्य के कुलपति के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उन्हें इस बात का गर्व था कि वे असुर जैसे योद्धा को भारतवर्ष लेकर आए। दरअसल उनके साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ नवप्रवेशी स्वतंत्र महासंघ फ्री फेडरेशन भेजा गया था। कल रात ही खबर आई थी कि वहां के 6 प्रतिष्ठित आईवी लीग कॉलेजों की टीमों को उस दानव ने अकेले ही कुचल दिया था। आज असुर वही इतिहास भारतवर्ष में दोहराने वाला था। उसके लिए ये केवल एक जीत नहीं थी, बल्कि पिशाच साम्राज्य और उसके बाद इंद्रप्रस्थ अकादमी को सरेआम अपमानित करने का एक मौका था। वह 1 बनाम 7 के तरीके से यह साबित करना चाहता था कि बाकी सब उसके सामने तुच्छ हैं। विनाश का तांडव। असुर को इस बात से बेहद खुशी मिल रही थी कि उसकी शक्ति सबको डरा रही है। उसके भीतर का विनाशकारी दानव रक्त उबलने लगा था। उसने अब चतुराई छोड़ दी। उसने उन 2 ढाल योद्धाओं को पकड़ा और उन पर मुक्कों की बौछार कर दी। धायम 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 धायम। उसके मुक्के किसी भारी मशीन गन की गोलियों की तरह ढालों पर बरस रहे थे। हर प्रहार से ढालों से चिंगारियां निकल रही थीं। केवल 2 सेकंड बाद, कड़क, एक पिशाच ढाल योद्धा की ढाल चकनाचूर हो गई। पुजारी प्रीस्ट के बफ के बावजूद वह असुर के पागलपन भरे प्रहारों को नहीं झेल पाया और पीछे की ओर जा गिरा। अब दूसरा योद्धा अकेला रह गया था। असुर के मुक्के और भी हिंसक हो गए। पूरे स्टेडियम ने देखा कि कैसे वह विशालकाय योद्धा हवा में उड़ा और अखाड़े की सुरक्षा दीवार बैरियर से जाकर टकराया। धमाका, धूल का गुबार उठा और सन्नाटा छा गया। असुर अखाड़े के बीचों बीच खड़ा अपनी छाती पीट रहा था, मानो कोई जंगली जानवर अपनी जीत का जश्न मना रहा हो। रुद्रांश ने अपनी सीट से ये सब देखा और उसकी आंखें ठंडी हो गईं। अहंकार जब सीमा पार करता है तो विनाश निश्चित होता है। असुर, तुम्हारी असली परीक्षा अभी बाकी है। अध्याय 147। क्या हम जीत पाएंगे? ओह! अखाड़े के बीच जो दृश्य उभरा, उसने पूरे स्टेडियम में तहलका मचा दिया। दर्शकों के चेहरों पर गहरा विस्मय और आतंक साफ झलक रहा था। सूखे पत्तों की तरह कुचल देना किसे कहते हैं? यह उसका जीवंत उदाहरण था। ड्रैकुल अकादमी पिशाच साम्राज्य, जिसे इस प्रतियोगिता की सबसे प्रबल दावेदार टीमों में से एक माना जा रहा था, उसे असुर आर्टेमेरिट ने अकेले ही घुटनों पर ला दिया था। दानव साम्राज्य ने दुनिया को सबसे सीधा और क्रूर संदेश दिया था। दानव टीम के बाकी 6 सदस्य जो किनारे खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे, उन्होंने जानबूझकर एक दूसरे को देखा और बनावटी आहें भरीं। कप्तान का इतना प्रतिभाशाली और शक्तिशाली होना भी कभी कभी उबाऊ हो जाता है, एक दानव ने व्यंग्य से कहा। हमें तो मैदान में उतरने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमारा कप्तान अकेले ही पूरी दुनिया को जीतने का दम रखता है। असुर का अदम्य साहस देखो, ये तो पागलपन है।
पिशाच रक्त सम्राट के इतने बड़े हमले के बावजूद असुर ने बचने की कोशिश तक नहीं की। स्टेडियम में शोर मच गया। दोनों पिशाच रक्त सम्राटों ने अपनी पूरी शक्ति बटोरकर एक विशाल जादुई प्रहार असुर की ओर छोड़ दिया था। कोई भी साधारण योद्धा इस प्रहार से बचने के लिए कोसों दूर भागता, लेकिन असुर, वह न केवल वहीं खड़ा रहा, बल्कि वह ठंडी मुस्कान के साथ उस जादुई बवंडर की ओर दौड़ पड़ा। दानव जाति का शरीर प्राकृतिक रूप से लोहे जैसा अभेद्य होता है। यहाँ तक कि वानर योद्धा और दैत्य जायंट्स भी इस मामले में उनसे पीछे रह जाते हैं। इसके ऊपर असुर के पास अटल रणबांकुरा, रेजिलिएंट बर्जर्कर जैसा एसएसएस श्रेणी का दुर्लभ गुण था, जो उसे किसी भी प्रहार को सहते हुए आगे बढ़ने की शक्ति देता था। धमाका! जादू सीधे उसके शरीर से टकराया। धुएं का एक विशाल गुबार उठा, लेकिन एक सेकंड भी नहीं बीता था कि उस काले धुएं को चीरते हुए असुर बाहर निकला। वह सीधे उन दोनों पिशाच सम्राटों के सामने जा पहुंचा, जिनके चेहरों पर अब मौत का खौफ नाच रहा था। उसके चेहरे पर दानवों वाली वह डरावनी मुस्कान थी। उसने अपना विशाल मुक्का हवा में उठाया और पूरी ताकत से नीचे दे मारा। इस बार पिशाच योद्धाओं के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। वे केवल उस पहाड़ जैसे मुक्के को अपने सिर की ओर आते देख सकते थे। बचाओ! एक पिशाच सम्राट डर के मारे चिल्लाया। शुक्र था कि दूसरा सम्राट स्वयं कप्तान विक्रमार्क हर्मन था। विक्रमार्क ने फुर्ती से अपना डंडा घुमाया और एक अदृश्य जादुई हाथ से अपने साथी को धक्का देकर किनारे कर दिया, जिससे उसकी जान बच गई। विक्रमार्क का पतन! अपने साथी की चिंता छोड़ो, पहले खुद की फिक्र करो, विक्रमार्क। असुर की बर्फीली आवाज़ सीधे विक्रमार्क के कान के पास गूंजी। विक्रमार्क का शरीर सिहर उठा। वह प्रतिक्रिया देना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आखिरकार वह एक जादूगर मेज था, आमने सामने की लड़ाई का योद्धा नहीं। असुर की गति उसकी कल्पना से कहीं तेज थी। जब तक वह अपनी रक्षा के लिए कोई मंत्र पढ़ता, असुर का मुक्का उसकी आंखों के सामने किसी विशाल पत्थर की तरह बड़ा हो चुका था। धाड़! एक भारी आवाज़ गूंजी। पूरे स्टेडियम ने देखा कि पिशाच सम्राट की जादुई ढाल कांच की तरह बिखर गई। असुर का मुक्का सीधे उसके चेहरे पर लगा, जिससे उसका शरीर हवा में कई बार घूमता हुआ पीछे की ओर जा गिरा। वह अखाड़े की सुरक्षा दीवार से टकराया और बेहोश होकर वहीं ढेर हो गया। ये तो नामुमकिन है। पिशाच टीम के बाकी सदस्य जड़ हो गए। उनका सबसे शक्तिशाली कप्तान, जिसके पास रक्त जादू का असीम भंडार था, उसे असुर ने एक साधारण मुक्के से मिट्टी में मिला दिया था। ये तो कोई राक्षस है। इंसान या पिशाच इसे कैसे हरा सकते हैं? अपमानजनक जीत! मज़ा नहीं आया। असुर ने अपनी गर्दन मटकाते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम सबको एक मौका देता हूँ। जल्दी से आत्मसमर्पण करो और मेरा समय बर्बाद करना बंद करो। उसने बचे हुए पिशाच योद्धाओं की ओर तिरस्कार से हाथ हिलाते हुए कहा। उनकी कांपती हुई हालत देखकर उसे उन पर हमला करने की इच्छा भी नहीं हो रही थी। उसे योग्य प्रतिद्वंद्वी चाहिए थे, कमज़ोरों को सताना उसे पसंद नहीं था। हम हार मानते हैं, हम आत्मसमर्पण करते हैं। पिशाच टीम के सदस्यों ने देखा कि उनके कप्तान का चेहरा असुर के प्रहार से पूरी तरह बिगड़ चुका था और वह लहूलुहान होकर अचेत पड़ा था। उन्होंने बिना देरी किए अपनी हार स्वीकार कर ली। बाप रे! उसने सच में अकेले ही सातों को हरा दिया। यह अविश्वसनीय है। अब भला कौन जीत पाएगा? लगता है इस साल की ट्रॉफी दानव साम्राज्य ही ले जाएगा। भारतवर्ष के दर्शक भी इस विनाशकारी शक्ति को देखकर सहम गए थे। पूरी प्रक्रिया में 1 मिनट से भी कम समय लगा था। उम्मीद और आशंका का साया। मुख्य मंच पर टैंडिंग अकादमी के कुलपति अपनी खुशी नहीं छिपा पा रहे थे। उन्होंने लगातार 3 बार शानदार शब्द का उपयोग किया। असुर की इस जीत ने दानव साम्राज्य का खौफ सबके दिलों में बैठा दिया था। चूंकि पिशाच टीम ने हार मान ली है, मैं घोषित करता हूं। रेफरी की आवाज़ गूंजी। इस सेमीफाइनल मैच की विजेता टैंडिंग अकादमी है। फाइनल में उनका स्वागत है। अरे कप्तान, ये तो बहुत बोरिंग था, हमारे लिए भी कुछ छोड़ देते। बाकी 6 दानव मुस्कुराते हुए मंच पर आए। उनकी बातों में साफ तौर पर घमंड झलक रहा था। असुर ने एक लंबी सांस छोड़ी और कहा, चलो, अगले मैच में तुम्हें अपनी कला दिखाने का पूरा मौका दूंगा, ठीक है? जैसे ही दानव टीम मंच से उतरी, भारत के दर्शकों के चेहरों पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। उन्हें पता था कि दानव शक्तिशाली हैं, लेकिन वे इतने खूंखार होंगे, ये किसी ने नहीं सोचा था। क्या रुद्रांश जीत पाएगा? ये सवाल अब हर भारतीय के मन में था। अगर इंद्रप्रस्थ अकादमी अगले मैच में एल्फ साम्राज्य को हरा भी देती है, तो क्या वे इस दैत्य असुर का सामना कर पाएंगे? तभी सामने की ओर बैठे एल्फ साम्राज्य के दर्शकों ने भारतीयों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अरे, चिंता तो हमें करनी चाहिए। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम हमें हरा पाओगे? एक एल्फ दर्शक ने तंज कसा। बिल्कुल, तुम लोग तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे हमारा हारना तय है और तुम सीधे दानवों से भिड़ने वाले हो। अपनी औकात में रहो भारतीयों। इस साल की जंग केवल एल्फ और दानवों के बीच है। इन कड़वी बातों ने भारतीय दर्शकों का दिल दुखा दिया, लेकिन सच्चाई यही थी कि एल्फ साम्राज्य की शक्ति भी कम नहीं थी। 7 ड्रूइड योद्धा और उनकी जीवन साझाकरण
लाइफ शेयरिंग तकनीक, ये किसी भी हमलावर के लिए बुरा सपना थी। रुद्रांश अपनी सीट पर शांत बैठा था। उसने असुर के मुके की ताकत को ध्यान से देखा था। मंगेश ने झुककर पूछा, कप्तान, क्या हम जीत पाएंगे? रुद्रांश ने अपनी वज्र तलवार के मूठ पर हाथ रखा और मंद मुस्कान के साथ कहा, जीतना हमारा अधिकार है मंगेश। बस देखते जाओ, कल की सुबह नंदापुर के नाम होगी। अध्याय 148, रणभूमि में पदार्पण। आमना सामना। दूसरे मैच के प्रतिभागी कृपया मंच पर आएं और तैयारी करें। मुकाबला 1 मिनट में शुरू होगा। रेफरी ने कर्मचारियों से क्षतिग्रस्त अखाड़े की मरम्मत करवाने के बाद ऊंची आवाज में घोषणा की। 7 एल्फ योद्धा, जिनकी मुद्राएं अत्यंत शालीन थीं और जिनके लंबे चांदी जैसे सफेद बाल हवा में लहरा रहे थे, गरिमा के साथ मंच पर चले आए। ये रजत चंद्र एल्फ, सिल्वर मून एल्व्स थे। एल्फ जाति में सुंदर पुरुषों या सुंदर महिलाओं की कोई कमी नहीं होती। वे लगभग सभी दिखने में आकर्षक थे। प्रत्येक एल्फ की शारीरिक बनावट उत्कृष्ट थी और उनकी त्वचा दूध जैसी गोरी। दूर से देखने पर वे नए छात्र नहीं, बल्कि विज्ञापनों से निकले हुए शीर्ष सितारे लग रहे थे। अवालोन अकादमी के ये 7 एल्फ ड्रूइड थे, लेकिन वे सभी एक ही मार्ग का अनुसरण नहीं कर रहे थे। जो अग्रिम पंक्ति फ्रंट लाइन में थे, वे स्पष्ट रूप से भलू आत्मा बे स्पिरिट और वृषभ आत्मा ऑक्स स्पिरिट को अपने मुख्य परिवर्तन कौशल के रूप में उपयोग कर रहे थे। जो प्रहारक आउटपुट स्थितियों में थे, उन्होंने बाज आत्मा हॉक स्पिरिट और भेड़िया आत्मा वुल्फ स्पिरिट को चुना था। वहीं सहायक सपोर्ट स्थितियों वाले योद्धा भेड़ आत्मा, पुष्प आत्मा, तृण आत्मा और वृक्ष आत्मा के परिवर्तनों में माहिर थे। जैसे ही वे मंच पर आए, दर्शकों के बीच उनकी सुंदरता को लेकर चर्चा शुरू हो गई। वाह, मुझे बहुत ईर्ष्या हो रही है। ये सभी कितने सुंदर दिखते हैं। अरे, तुम भी सुंदर दिख सकते हो। वैसे भी जादुई तकनीक अब इतनी उन्नत है कि तुम प्लास्टिक सर्जरी करवा सकते हो। सच है, सर्जरी के बाद चेहरा बेदाग दिखता है, लेकिन वह कृत्रिम होता है। प्राकृतिक चेहरे और उसमें बहुत अंतर होता है। इंद्रप्रस्थ का प्रवेश जीवन में रूप रंग मायने रखता है। एक सुंदर या प्रभावशाली चेहरा बातचीत के दौरान दूसरे व्यक्ति की अनुकूलता बढ़ा देता है। रुद्रांश की ओर के लोग मंगेश, विमल, विजयलक्ष्मी और अन्य भी स्वाभाविक रूप से मंच पर चले आए। दोनों पक्ष कृपया तैयार हो जाएं। उल्टी गिनती में अभी 30 सेकंड बाकी हैं। रेफरी ने गंभीर चेहरे के साथ निर्देश दिया। वह स्वयं भारत का निवासी था। अब जब उसने अपने देश की आखिरी टीम को मंच पर देखा, तो स्वाभाविक रूप से वह चाहता था कि उसका अपना पक्ष जीते। ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ एक शक्तिशाली स्लाइम पालतू जीव है जिसकी रक्त रेखा उत्परिवर्तित है, जबकि दूसरी तरफ पूरी तरह से ड्रूइड्स की टीम है और उनके पास जीवन साझाकरण, लाइफ शेयरिंग की गुप्त तकनीक भी है। ये लड़ाई बहुत रोमांचक होनी चाहिए। इस बार एल्फ निश्चित रूप से रुद्रांश को कोई मौका नहीं देंगे। तो आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा? ऐसा नहीं है कि मैं अपनी ताकत कम कर रहा हूँ। मुख्य बात यह है कि एल्फ टीम वास्तव में काफ़ी मजबूत है और कहा जाता है कि उन्होंने मंजरीक स्लाइम से निपटने का तरीका खोज लिया है। पूरी संभावना है कि अवालोन अकादमी जीत जाएगी। अरे छोड़ो भी, मैं अभी भी अपनी टीम का समर्थन कर रहा हूँ। बिल्कुल, पहले हम में से कोई भी रुद्रांश के बारे में आशान्वित नहीं था, लेकिन बाद में क्या हुआ? क्या हम सबको करारा जवाब नहीं मिला? मैं अभी भी रुद्रांश और इंद्रप्रस्थ अकादमी पर विश्वास करना चुनता हूँ। जहां भारत के दर्शकों की राय बंटी हुई थी, वहीं एल्फ साम्राज्य के दर्शकों का नजरिया बहुत स्पष्ट था। उन्हें पूरा विश्वास था कि इंद्रप्रस्थ अकादमी कभी भी अवालोन अकादमी के सामने नहीं टिक पाएगी। अखाड़े की मनोवैज्ञानिक जंग। मंच पर एल्फ जाति के लोग असुर वानरों या दानवों की तरह असभ्य नहीं थे। जब उन्होंने रुद्रांश और अन्यों को मंच पर आते देखा, तो वे केवल मुस्कुराए और शांत भाव से तालियां बजाईं। उनके चेहरों पर एक तरह का चंचल मनोरंजन था, मानो इन एल्फों की नज़रों में इस मैच का विजेता पहले से ही तय हो चुका था। पूरे दर्शकों की उत्सुक नज़र के नीचे दोनों पक्षों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली थी और एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर शांति से देख रहे थे। जीवन साझाकरण, हाँ, ये काफ़ी पेचीदा है। इस तरह हम उन पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते और उनमें से किसी एक को भी आसानी से मारना असंभव होगा। मंगेश ने विपक्षी कतार को देखते हुए धीरे से कहा, घबराओ मत, रुद्रांश यहाँ है, हम निश्चित रूप से जीतेंगे। विमल, जो उसके बगल में थी, उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं थी और उसे रुद्रांश पर 100% भरोसा था। अन्य टीम के साथियों ने ये देखा और बेबसी से मुस्कुराए। वास्तव में वे भी वैसा ही सोचते थे। अत्यंत शक्तिशाली एल्फ टीम का सामना करते हुए भी उनके कप्तान रुद्रांश के चेहरे पर घबराहट का कोई निशान नहीं था। इसके बजाय वह अविश्वसनीय रूप से शांत और संयमित था। रुद्रांश का ये व्यवहार वास्तव में प्रेरणादायक था और लोगों को सुरक्षित महसूस कराता था। रुद्रांश ने उन सुंदर चेहरों की ओर देखा, उसकी आंखें थोड़ी झुकी हुई थीं। सच कहा जाए तो जीवन साझाकरण की यह गुप्त तकनीक जो केवल एल्फ जाति के पास थी, दूसरों के लिए वास्तव में मुसीबत थी।
ड्रूइड पेशा खुद भी हराने में मुश्किल होता है, वे रक्षात्मक रूप से मजबूत होते हैं और नुकसान पहुंचाने की क्षमता भी रखते हैं। साथ ही उनकी गतिशीलता भी अच्छी होती है। नतीजतन इस पेशे पर ध्यान केंद्रित करना और उसे खत्म करना बहुत कठिन था। अब जीवन साझाकरण तकनीक के साथ वे अपना नुकसान आपस में बांट लेते हैं, जिसका अर्थ है कि वे बुनियादी तौर पर मर नहीं सकते जब तक आप उन सभी को एक साथ तुरंत खत्म न कर दें। लेकिन ये कितना आसान है। 7 ड्रूइड योद्धा एक दूसरे के पूरक, उन सबको एक साथ मारना साधारण बात नहीं थी। हालांकि रुद्रांश के मन में एक और तरीका था। उनकी जीवन साझाकरण तकनीक स्थायी नहीं थी, इसकी निश्चित रूप से एक समय सीमा होगी। कोई भी बस तब तक डटा रह सकता था जब तक कि उनकी तकनीक का प्रभाव समाप्त न हो जाए। लेकिन रुद्रांश के पास पहले से ही एक बेहतर योजना थी। मंजरी का पदार्पण और एल्फों की मुस्कान। इस क्षण उल्टी गिनती समाप्त हो गई। गुजी, वह छोटा नीला स्लाइम मंजरी रुद्रांश द्वारा बुलाया गया और उम्मीद के मुताबिक वह उछलकर उसके कंधे पर आ बैठा। वह आ गया, वह रहस्यमयी नीला स्लाइम। इस समय दर्शकों की आंखें फटी की फटी रह गईं। आखिर कोई भी उस दिन के चौंकाने वाले दृश्य को नहीं भूल सकता था जब इस स्लाइम ने सभी असुर वानरों को निगल लिया था। कई दर्शक जो स्वयं पशु स्वामी थे, ध्यान केंद्रित करके इस जीव के पद को पहचानने की कोशिश करने लगे। लेकिन वे चाहे जैसे भी देखते, सूचना पटल पर केवल नश्वर पशु मॉर्टल बीस्ट प्रदर्शित हो रहा था। यह नश्वर पशु कैसे हो सकता है? हाँ, ऐसा होना चाहिए कि इसकी रक्त रेखा छिपी हुई है, इसलिए वास्तविक पद प्रदर्शित नहीं हो रहा है। मैं शर्त लगाता हूं कि यह कम से कम 9वें पद का स्रोत पशु सोस बीस्ट है। तुम बहुत कम अंदाजा लगा रहे हो। मुझे लगता है कि यह कम से कम 3रे पद का दिव्य पशु डिवाइन बीस्ट होना चाहिए। तभी एक दर्शक ने ध्यान दिलाया, नहीं, जल्दी देखो। उन एल्फों के समूह ने स्लाइम को देखने के बाद भी अपनी गंभीरता नहीं बढ़ाई, इसके बजाय वे मुस्कुराने लगे हैं। सभी ने वास्तव में 7 एल्फों के चेहरों पर, जैसा अपेक्षित था, वाला भाव देखा। वहां कोई तनाव नहीं था, कोई डर नहीं था और कोई गंभीरता नहीं थी। केवल शांति और सहजता थी, मानो उन्हें पहले से ही अंदाजा था कि प्रतिद्वंद्वी निश्चित रूप से उनकी टीम के खिलाफ इस स्लाइम का उपयोग करेगा। ये देखकर भारतीय दर्शकों के दिल बैठ गए। वास्तव में अवालोन अकादमी ने पूरी रात जागकर रुद्रांश का मुकाबला करने की योजना का अध्ययन किया था। अन्यथा इस शक्तिशाली स्लाइम का सामना करते समय दूसरा पक्ष इतना शांत कैसे हो सकता था? तुम्हारा नाम रुद्रांश है, सही? एल्फ युवक, जो सबसे आगे खड़ा था, ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके पुतलियों की गहराई में अवमानना और तिरस्कार की प्रबल भावना थी। यदि तुम्हारा तुरुप का इक्का केवल ये स्लाइम है, तो मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि तुम बहुत दुर्भाग्यशाली हो। तुम अभी भी हमारे खिलाफ नहीं जीत सकते। रुद्रांश ने उसकी बात सुनी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने धीरे से मंजरी के सिर पर हाथ फेरा। जीत और हार शब्दों से नहीं, रणभूमि के खून से तय होती है, रुद्रांश ने अपनी शांत और गंभीर आवाज में जवाब दिया। अपनी जादुई ढालों को मजबूत कर लो, क्योंकि आज प्रकृति को भी नतमस्तक होना पड़ेगा। अखाड़े में हवा जैसे जम गई थी। एल्फों के हाथों में जादुई छड़ें चमकने लगी थीं और रुद्रांश के कंधे पर मंजरी ने अपनी आंखें सिकोड़ ली थीं। अध्याय 149 तुरुप के पत्तों का खुलासा। 5 सेकंड बाकी। रेफरी की गूंजती आवाज ने अखाड़े में मौजूद हर व्यक्ति को सतर्क कर दिया। दोनों टीमें अब वास्तविक युद्ध की स्थिति में थीं। अवालोन अकादमी की कप्तान अलारा रियस ने अपने सुनहरे बालों को कान के पीछे किया और सामने खड़े जेली जैसे दिखने वाले छोटे से जीव मंजरी लिटिल पर्पल की ओर देखा। उसके सुंदर चेहरे पर एक गहरी और रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। मुकाबला शुरू। रुद्रांश की विचित्र रणनीति। उल्टी गिनती समाप्त होते ही रुद्रांश ने एक ऐसा आदेश दिया जिसने पूरे स्टेडियम को हतप्रभ कर दिया। आमतौर पर रुद्रांश रक्षात्मक खेलता था, लेकिन आज उसने रणनीति पूरी तरह बदल दी थी। सब लोग अपने पालतू जीवों के साथ सीधे आगे बढ़ो। रुद्रांश की कड़क आवाज गूंजी। मेरा जीव सबसे आगे रहेगा। ध्यान रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, रुकना मत। उनके पीछे की पंक्ति को निशाना बनाने की कोशिश करने के बजाय, जो भी तुम्हारे सबसे करीब हो, बस उस पर प्रहार करो। आदेश मिलते ही मंगेश ने जमीन पर अपनी एड़ी टिकाई और तलवार हाथ में लेकर अवालोन अकादमी की ओर बिजली की गति से झपटा। धूम। विजयलक्ष्मी, जो एक ड्रैगन ब्लड वॉर राइडर थी, ने भी कोई डर नहीं दिखाया। उसने ड्रैगन का क्रोध नामक कौशल का उपयोग किया और एक अभूतपूर्व वेग के साथ एल्फ टीम की अग्रिम पंक्ति की ओर बढ़ी। दूसरी ओर विमल ने अपने यंत्रों मैक्स को आकाश में उड़ने का आदेश दिया। एक मैकेनिकल ओवरलॉर्ड के रूप में उसने केवल एक नहीं, बल्कि दर्जनों रोबोट बुलाए थे। कुछ रोबोट भारी स्टील कवच से ढके थे, तो कुछ गैटलिंग रोबोट जादुई मशीन गन से लैस थे जो लगातार गोलियां बरसा रहे थे। अखाड़े में एक साथ 100 से अधिक रोबोटों का आगे बढ़ना किसी सेना के आक्रमण जैसा लग रहा था। हर्षवर्धन ने भी अपने 2 स्रोत श्रेणी के जीवों को हमले के लिए छोड़ दिया। सौरभ, जो एक तृतीय परिवर्तन के लॉ एम्परर थे, पीछे रहकर अपना जादुई डंडा घुमाने लगे।
उनके सिर के ऊपर विशाल आग के गोले बने और देखते ही देखते वे उल्कापिंडों की तरह विपक्षी दल पर बरसने लगे। और सबसे आगे थी मंजरी। गुजी, उसने अपनी मासूम सी आवाज में एक युद्ध घोष किया। वह टीम में सबसे आगे उछलती हुई जा रही थी। उसकी बटन जैसी छोटी काली आंखों में एक अजीब सा संकल्प था। एल्फों का चक्रव्यूह। इंद्रप्रस्थ अकादमी के इस भारी हमले को देखकर एल्फ टीम ने तुरंत अपनी रक्षात्मक मुद्रा संभाल ली। अग्रिम पंक्ति के 2 ड्रूइड योद्धाओं के शरीर अचानक फूलने लगे। उनकी मांसपेशियां इतनी उभरी कि उनके ऊपर के कपड़े फट गए। उनके हाथों पर काले बाल और कुल्हाड़ी जैसे तीखे नाखून निकल आए। ये 2 ड्रूइड भालू आत्मा बे स्पिरिट के रूप में परिवर्तित हो चुके थे। उन्होंने तुरंत अपने सबसे शक्तिशाली रक्षात्मक कौशल सक्रिय किए। तारानकन भालू आत्मा ढाल, तारानकन उन्मत्त क्रोध, तारानकन वज्र कवच। ये रक्षात्मक घेरा इतना मजबूत था कि किसी भी हमले को सोख सकता था। इस बीच एल्फ टीम का एक प्रहारक बाज आत्मा ईगल स्पिरिट में बदलकर आकाश में उड़ गया। उसकी पैनी नजरों ने पीछे खड़े रुद्रांश को निशाना बनाया। ये लड़का अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा है। बाज आत्मा वाले ड्रूइड ने मानसिक संदेश टेलीपैथी के जरिए अपनी कप्तान अलारा को बताया। उसने अपने सभी साथियों को आगे भेज दिया है पर खुद स्थिर खड़ा है। अलारा ने शांति से जवाब दिया, कोई बात नहीं। उसने अपना सबसे शक्तिशाली जीव स्लाइम बाहर भेज दिया है। एक पशु स्वामी के रूप में वह व्यक्तिगत कौशल में थोड़ा बेहतर हो सकता है, लेकिन एक बार जब हम उसके जीव और साथियों को संभाल लेंगे तो वह अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। अलारा को जीवन साझाकरण लाइफ शेयरिंग तकनीक शुरू में ही सक्रिय करने की कोई जल्दी नहीं थी। वह जानती थी कि इस तकनीक की एक समय सीमा होती है। वह इसे तब के लिए बचाकर रखना चाहती थी जब युद्ध अपने सबसे भीषण चरण में पहुंचे। तुरुप का पत्ता शून्य पिंजरा। तभी छोटी सी मंजरी उन 2 भालू ड्रूइड्स के ठीक सामने पहुंच गई। उन दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया। उन्होंने मंजरी को हल्के में नहीं लिया। एक भयानक गर्जना के साथ उन्होंने अपने हाथों से 2 जादुई गोले ऑब्स फेंके। वे दोनों गोले चमकते हुए सीधे मंजरी की ओर बढ़े। रुद्रांश के आदेशानुसार मंजरी ने उन्हें निगलने की कोशिश नहीं की, बल्कि सीधे टकरा गई। डिंग! जैसे ही मंजरी उन गोलों के संपर्क में आए, वे आपस में टकराए और एक अंधा कर देने वाला प्रकाश फैला। गुजी! मंजरी चकित रह गई। जब प्रकाश छटा तो उसने खुद को एक अंधेरे पिंजरे में बंद पाया। यहाँ केवल हल्की सी रोशनी थी। मंजरी ने तुरंत बाहर निकलने की कोशिश नहीं की, वह शांत रही। उसके मालिक ने उसे विपक्षी के तुरुप के पत्ते का परीक्षण करने के लिए भेजा था और ये स्थानिक पिंजरा स्पेशल केज निश्चित रूप से उनका गुप्त हथियार था। स्टेडियम में सन्नाटा और निराशा। अखाड़े के बाहर जैसे ही प्रकाश गायब हुआ, दर्शकों ने देखा कि वह नीला स्लाइम गायब हो चुका था। ओह! पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया और फिर शोर मच गया। वह स्लाइम कहाँ गया? क्या वह मर गया या उसे गायब कर दिया गया? दृश्य अविश्वसनीय था। भारत के दर्शकों के चेहरे लटक गए। यह अवालोन अकादमी का तुरुप का पत्ता है। उन्होंने विशेष रूप से रुद्रांश की मंजरी को कैद करने के लिए ये जाल बनाया था। अनर्थ हो गया। रुद्रांश ने अपना सबसे बड़ा योद्धा खो दिया। अब वह एल्फ साम्राज्य की इस जादुई टीम का सामना कैसे करेगा? मैंने पहले ही कहा था, भारत की उम्मीदें बहुत कम हैं। वे केवल शीर्ष 4 तक ही पहुंचने के लायक थे। भारत के दर्शक पूरी तरह निराश हो चुके थे। उनका सबसे बड़ा हथियार मैच शुरू होते ही बेकार हो गया था। विदेशी खेमे में जश्न। दूसरी ओर एल्फ साम्राज्य के दर्शकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। हाँ, तुम्हें क्या लगा था, एक छोटी सी जेली को लेकर तुम विश्व विजेता बन जाओगे? इंद्रप्रस्थ अकादमी के ये छात्र कूड़े के ढेर के अलावा कुछ नहीं हैं। दानव साम्राज्य डेमन एम्पायर के योद्धाओं ने भी तिरस्कार से अपना सिर हिलाया। उनके कप्तान असुर ने हंसते हुए कहा, तो एल्फों ने काम तमाम कर दिया। लगता है फाइनल में हमें इन्हीं सुंदरियों से लड़ना होगा। भारतवर्ष के ये चूहे तो मैदान में टिकने के काबिल भी नहीं निकले। मुख्य मंच पर एल्फ साम्राज्य के कुलपति के चेहरे पर गर्व की मुस्कान थी। उन्होंने तिरछी नज़र से आचार्य हर्ष की ओर देखा, ये सोचकर कि वे टूटे हुए होंगे। लेकिन वह देखकर दंग रह गए कि आचार्य हर्ष के चेहरे पर कोई निराशा नहीं थी। इसके बजाय वे अब भी एक शांत और गहरी मुस्कान लिए हुए थे। ये देखकर एल्फ कुलपति के मन में एक शंका पैदा हुई, क्या रुद्रांश के पास कोई और चाल है? रुद्रांश की शांति। अखाड़े में रुद्रांश अब भी अपनी जगह पर अडिग खड़ा था। उसने देखा कि उसके साथी अब एल्फ योद्धाओं के साथ सीधे संघर्ष में उलझ गए हैं। मंजरी के गायब होने से मंगेश और विमल एक पल के लिए चौंके, लेकिन रुद्रांश के पहले दिए गए आदेश चाहे जो हो जाए, रुकना मत ने उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति दी। रुद्रांश ने आसमान की ओर देखा जहां वह बाज आत्मा वाला ड्रूइड मंडरा रहा था। उसने धीरे से अपने दूसरे कंधे पर हाथ फेरा, जहां नव्या लिटिल ग्रीन स्नेक अब तक चुपचाप सो रही थी। मंजरी ने अपना काम कर दिया है, रुद्रांश ने फुसफुसाते हुए कहा। उन्होंने अपना एक बड़ा कार्ड खेल दिया है। अब मेरी बारी है। उसने अपनी तलवार की मूठ को कसकर पकड़ा।
पूरे स्टेडियम को लग रहा था कि मैच खत्म हो गया है, लेकिन रुद्रांश के लिए असली खेल अब शुरू होने वाला था। अध्याय 150 विपरीत हवाएं। गिरगिट जैसा मिजाज। आपकी अकादमी के सबसे शक्तिशाली जीव मंजरी स्लाइम को शून्य दिव्य मणि स्पेस डिवाइन पर्ल द्वारा कैद कर लिया गया है। फिर भी आचार्य हर्ष के चेहरे पर मुस्कान कैसे हो सकती है? अवालोन अकादमी के कुलपति के मन में ये गहरा संदेह पैदा हो गया। क्या ये भारतीय आचार्य केवल दिखावा कर रहे हैं, या उन्हें अपनी टीम पर कोई ऐसा भरोसा है जो बाकी दुनिया नहीं देख पा रही? शून्य दिव्य मणि का जाल। अखाड़े में अवालोन की कप्तान अलारा रियस ने भी एक विजयी मुस्कान बिखेरी। शून्य दिव्य मणि एक एसएसएस श्रेणी की अत्यंत दुर्लभ वस्तु थी। इसका प्रभाव इतना अचूक था कि इसके संपर्क में आने वाला कोई भी प्राणी एक विशेष कैद वाले आयाम केज स्पेस में निर्वासित कर दिया जाता था। ये प्रभाव पूरे 30 मिनट तक रहने वाला था। इसका सीधा सा मतलब था कि अगले आधे घंटे तक रुद्रांश का वह घातक जीव अखाड़े में कदम भी नहीं रख पाएगा। ये रुद्रांश के सबसे बड़े तुरुप के पत्ते को पूरी तरह से निष्क्रिय करने जैसा था। जब से असुर वानरों की टीम को मंजरी ने बेरहमी से निगल लिया था, तभी से एल्फ साम्राज्य, पिशाच साम्राज्य और दानव साम्राज्य की अकादमियों ने गुप्त बैठकें की थीं। उन्होंने गहन मंथन किया था कि रुद्रांश के इस जीव को कैसे रोका जाए। आखिर मंजरी की शक्ति वास्तव में नियमों को चुनौती देने वाली थी। उसकी उच्च रक्षात्मक क्षमता और डैमेज रिडक्शन नुकसान कम करने की शक्ति तो एक बात थी, लेकिन उसकी निगलने और विघटित करने डिवॉरिंग एंड डिग्रेडेशन की दिव्य क्षमता हड्डियों तक कंपा देने वाली थी। स्तर 90 से ऊपर के उन असुर वानर योद्धाओं के शरीर मंजरी के भीतर जाते ही गल गए थे। वे विरोध तक नहीं कर पाए थे। आमतौर पर यदि कोई जीव किसी दूसरे जीव को निगलता है तो शिकार भीतर से संघर्ष कर सकता है, प्रहार कर सकता है या उसे घायल कर सकता है। लेकिन मंजरी किसी को कोई मौका ही नहीं देती थी। इसी कारण एल्फ टीम को इस एसएसएस श्रेणी की मणि का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन अब अवालोन अकादमी के आक्रमण का समय था। अलारा ने अपने हाथ में जादुई डंडा ऊपर उठाया। उसके चारों ओर काले धतूरे मैंड्रेक के फूलों की पंखुड़ियां एक चक्रवात की तरह घूमने लगीं। एल्फ संस्कृति में धतूरे का रूप छाया पुजारी शैडो प्रीस्ट पेशे का प्रतीक है। ये शत्रुओं पर कई प्रकार के नकारात्मक प्रभाव डबफ्स डाल सकता है, जैसे जहर देना, अपाहिज करना, मानसिक प्रताड़ना और जीवन शक्ति सोखना। स्तरों का फासला और संघर्ष। रुद्रांश के आदेशानुसार मंगेश, विमल, विजयलक्ष्मी और अन्य साथी अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वियों से भिड़ गए थे। जैसा कि रुद्रांश ने कहा था, जो करीब हो उसी से लड़ो। स्वाभाविक रूप से एल्फ टीम के 2 अग्रिम योद्धा फ्रंटलाइनर्स की उनके सबसे करीब थे। लेकिन इस बार मंगेश और उसके साथियों का हमला बेअसर लग रहा था। एल्फ टीम के उन 2 ड्रूइड्स ने भलू आत्मा के रूप में एक अभेद्य दीवार खड़ी कर दी थी। आखिरकार स्तरों का अंतर बहुत अधिक था। मंगेश और उसके साथी अभी स्तर 80 के आसपास थे। इसके विपरीत अवालोन अकादमी के सभी सदस्य स्तर 90 से ऊपर थे और उनकी कप्तान अलारा तो स्तर 99 पर पहुंच चुकी थी। यद्यपि मंगेश और अन्य साथी अपने प्रांत के टॉपर्स थे और सामान्यतः अपने से ऊंचे स्तर के विरोधियों को हराने की क्षमता रखते थे, लेकिन यहाँ उनका सामना दुनिया की एक शीर्ष अकादमी के कुलीन छात्रों से था। आप प्रतिभाशाली हैं तो वे भी प्रतिभाशाली हैं, और अवालोन अकादमी की वैश्विक रैंकिंग इंद्रप्रस्थ अकादमी से कहीं ऊपर थी। इंसानों के विभिन्न देश इस समय वैश्विक स्तर पर संसाधनों की प्रतिस्पर्धा में पिछड़ रहे थे। विदेशी साम्राज्यों की जादुई और युद्ध सेनाएं बहुत पहले से विकसित थीं, जबकि भारतवर्ष और अन्य मानव देशों ने अपनी सेनाओं का आधुनिकीकरण थोड़ा विलंब से शुरू किया था। नतीजतन मंगेश और अन्य योद्धा उन 2 ड्रूइड्स की रक्षा पंक्ति को भेदने में पूरी तरह असमर्थ थे। आक्रमण तेज करो, अलारा की ठंडी और सुरीली आवाज गूंजी। अब इस मुकाबले को खत्म करने का समय आ गया है। ये जीत और भी शालीन होनी चाहिए। उनके जैसे अभिमानी एल्फों के लिए एक कम स्तर वाली टीम के खिलाफ एसएसएस श्रेणी की वस्तु का उपयोग करना ही काफ़ी अशालीन बात थी। वे अब इसे जल्दी खत्म कर अपना सम्मान बचाना चाहते थे। अलारा के आदेश पर सातों एल्फों ने अपनी प्रचंड ऊर्जा मुक्त की। 2 भालू ड्रूइड्स के नेतृत्व में उन्होंने इंद्रप्रस्थ अकादमी की टीम पर धावा बोल दिया। पीछे हटने का आदेश, मेरी ओर वापस आओ। रुद्रांश की आवाज़ अब भी शांत और अडिग थी। यद्यपि उसका सबसे प्रिय जीव कैद हो चुका था, उसके चेहरे पर डर का एक कतरा भी नहीं था। मंगेश और अन्य साथियों ने अपने दांत भींचे और एल्फों के जादुई प्रहारों को झेलते हुए तेजी से रुद्रांश की ओर पीछे हटने लगे। वे जानते थे कि बिना रक्षा के भागना आत्मघाती होगा, इसलिए वे लड़ते हुए पीछे हट रहे थे। खेल खत्म। इंद्रप्रस्थ अकादमी इस बार पक्का हारने वाली है। दर्शक दीर्घा से आवाजें आने लगीं। रुद्रांश के व्यक्तिगत कौशल केवल 1 पर 1 की स्थिति में काम आते हैं। यहाँ सातों एल्फ एक साथ हमला कर रहे हैं, उन्हें रोकना नामुमकिन है। दर्शकों ने देखा कि कैसे मंगेश और उसकी टीम को कदम दर कदम पीछे धकेला जा रहा था। अधिकांश दर्शकों के लिए यह दृश्य उनकी उम्मीदों के मुताबिक ही था। भारतवर्ष के दर्शक भी इस समय गहरी आहें भर रहे थे।
ऐसा लग रहा था कि इस साल भी भारत की यात्रा सेमीफाइनल में ही समाप्त हो जाएगी। फाइनल एक बार फिर दो विदेशी साम्राज्यों के बीच का मुकाबला बनकर रह जाएगा। ये सोचना ही उनके लिए अपमानजनक और दुखद था। मेज़बान देश होकर भी अगर वे फाइनल तक नहीं पहुंचे तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इंसानों का मजाक उड़ना तय था। इंटरनेट का गिरगिट जैसा मिजाज, ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग मंचों पर तो जैसे तूफान आ गया था। लोग अपने कीबोर्ड पर गुस्से में उंगलियां चला रहे थे। मुझे पता था, हर साल हमारी टीमें इतनी जल्दी क्यों हार जाती हैं, क्योंकि हम हमेशा घटिया खिलाड़ियों को चुनते हैं। एक कीबोर्ड वॉरियर ने लिखा। बिल्कुल, इनमें कोई दम नहीं है। ये सब अमीर घरानों के बच्चे हैं जो सिफारिश से यहाँ पहुँचे हैं, दूसरे ने आरोप लगाया। देश के संसाधनों की बर्बादी है। प्रतियोगिता के बाद सभी अकादमियों की जांच होनी चाहिए। ये वही लोग थे जो कल तक रुद्रांश की जय जयकार कर रहे थे। पिछले 3 राउंड में जब रुद्रांश ने चमत्कार किए थे तब ये लोग खुद को उसका सबसे बड़ा प्रशंसक बता रहे थे। लेकिन जैसे ही टीम थोड़ी मुश्किल में फंसी, इन गिरगिटों ने अपना रंग बदल लिया। इंटरनेट की यह एक कड़वी हकीकत है, लोग केवल विजेता को प्यार करते हैं। जब तक आप जीत रहे हैं, आप भगवान हैं। जैसे ही आपके कदम लड़खड़ाए, वे आपको कुचलने में देर नहीं लगाते। रुद्रांश का मौन प्रहार। अखाड़े में एल्फ टीम अब रुद्रांश के काफी करीब पहुंच गई थी। अलारा ने अपना डंडा उठाया। रुद्रांश, तुम्हारा साहस प्रशंसनीय है, लेकिन अंततः शक्ति ही सत्य है। हार स्वीकार करो। रुद्रांश ने अलारा की आंखों में देखा। उसने धीरे से अपने कंधे पर हाथ फेरा जहां वह नन्हा हरा नाग नव्या अब तक अपनी आंखें बंद किए बैठा था। शक्ति ही सत्य है। रुद्रांश की आवाज में एक हल्की सी हंसी थी। तुम्हारी मणि ने केवल मेरे एक मित्र को दूर किया है, लेकिन तुमने उसे जगा दिया है जिसे शांत रहने देना ही तुम्हारे हित में था। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, नव्या ने अपनी नीली आंखें खोलीं। एक अत्यंत प्राचीन और विनाशकारी ऊर्जा अखाड़े में फैलने लगी। नव्या, अब तुम्हारी बारी है, रुद्रांश ने फुसफुसाते हुए कहा। अखाड़े की जमीन कांपने लगी। एल्फ योद्धा जो गर्व से आगे बढ़ रहे थे, अचानक ठिठक गए। उनके भीतर के ड्रूइड स्वभाव ने उन्हें चेतावनी दी, सामने कोई इंसान नहीं बल्कि प्रलय खड़ा है।